यहाँ मैं लिख दूं क्या, डेमो क्लास? जी सर। क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसका फ्लो अलग रहेगा। ठीक है। अभी अक्षर सर बताएंगे ना तुम लोगों को कि क्यों रखे हैं डेमो क्लास। सर डेमो क्लास इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मतलब इस तरीके से सोच रहे हैं कि स्ट्रक्चर इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। अच्छा। उन्होंने बताना चाहता हूँ इतना भी कुछ हार्ड नहीं है। कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे स्ट्रक्चर बहुत हार्ड है, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा सर, छोड़ के चले जाएंगे क्या। मैं कह रहा हूँ नहीं जिस नहीं, सिलेबस में स्ट्रक्चर होता है, सिलेबस तो नहीं, उसमें स्ट्रक्चर तो नहीं छोड़ के जाया जाता है। अगर सिलेबस में स्ट्रक्चर है तो खास तौर मैंने कहा से एक बार ये स्ट्रक्चर डेमो तो। देख लेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल सही किया है ये। बिल्कुल सही। म्यूट कीजिए। जी जी। जी सर। बताओ। नहीं हो गया सर, आप कहिए सर। नहीं, ये क्या है ना, लोगों को क्यों लगता है स्ट्रक्चर टफ, इसके पीछे भी रीजन है। अभी जो चीज मैं डेमो में भी पढ़ाऊंगा उसको भी मैं चाहूँ तो किताबी तौर पे बुक स्टाइल में थोड़ा टफ बनाया जा सकता है। मतलब समझाने का तरीका, उसको पढ़ाने का तरीका, अगर मैं थोड़ा भी मैथमेटिकल जबरदस्ती लेके चला जाऊं, जबरदस्ती के लिए उसको समझाने पे अलग तरीके से लेके आऊं किताबी तौर पे, तो वो टफ लगने लगेगा। बट अगर कॉम्पिटिटिव नेचर को सही से समझा है किसी ने और सब्जेक्ट को ठीक से डिसइंटीग्रेट किया है। मैं एक बात बताता हूँ अक्षत, मैं हमेशा तुम लोग सबसे कहता हूँ, तुमको याद होगा, जब भी तुम प्रॉब्लम में बड़े फंस जाते थे तो मेरा क्या एक सलाह रहता था कि प्रॉब्लम अगर बड़ी है तो तोड़ दो उसको। जितना तोड़ दोगे छोटे छोटे पीस में आ जाएगा वो, और जब छोटे छोटे पीस में आ जाएगा तो सॉल्व कर पाओगे। इसका एग्जाम्पल है, छोटे बच्चे जब होते हैं, बच्चे खाना नहीं खाना चाहते ना, तो माँ उनकी क्या करती है, एक प्लेट में खाना पूरा ढेर सारा एक जगह नहीं रखती है, वो फिर जी छोटा 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 बनाती है। और कैसे खिलाती है, ये तुम्हारे चाचा का, ये तुम्हारे मामा का, ये तुम्हारे काका का, वो खा लेता है। उस समय वो रोना राहट नहीं करता। समझे? तो उसी जी तरह सर। से बच्चों को भी माँ के स्टाइल में ही रह के पढ़ाना पड़ता है। बट उसके लिए काफी पीछे बैकग्राउंड में अगर बढ़िया काम कर रखा है किसी ने, तो फिर, और एक्सपीरियंस है तो हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर वाला जो सब्जेक्ट है, ये तुम्हारा मिथ जो है वो तोड़ना जरूरी है। तो अक्षत सर ने ये मिथ तोड़ने के लिए क्लास रखा है। इसलिए मैं पहले क्लियर कर दूं, इस डेमो क्लास में जो मैं पढ़ाऊंगा और जो रेगुलर क्लास स्टार्ट करूंगा उसमें थोड़ा और बेसिक पे और थोड़ा टाइम दूंगा। यहाँ शायद बेसिक पे टाइम थोड़ा कम दूं। उसका कारण ये है कि बेसिक तो बहुत बेसिक है, अगर मैं बेसिक पढ़ा दूं आसान होगा, फिर बाद में तुम क्या कहोगे कि सर ये तो वैसे भी आसान था। राइट? तो कुछ ऐसी बातें बताऊं जो थोड़ा सा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो और तुम्हें लगे कि हाँ ये तो मुश्किल था लेकिन आसान बन गया, और वैसा ही आसान सब कुछ रहेगा। तो मेन टास्क यही है हमारा, और इसके आगे कुछ नहीं है। थोड़ा और शायद वेट करना होगा क्या अक्षर? ओके देखो, तो ये क्लास जो है खास तौर से डेमो क्लास है, तो मैं थोड़ा सा ही बेसिक बताऊंगा, फिर मैं जस्ट मूव ऑन करूंगा। तुमको थोड़ा स्ट्रक्चर की झलक दिखाऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे आसान होगा और स्ट्रक्चर में कैसे तुमको बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि स्ट्रक्चर इज वेरी इजी, वेरी इजी। जब मैं ये बोल रहा हूँ बार बार, तो तुमको ये समझना पड़ेगा। मतलब ये जी सर। 1-2 साल का एक्सपीरियंस के साथ नहीं बोल रहा मैं, ये 14 साल के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। और वो भी एक पर्टिकुलर एग्जाम कैटेगरी पढ़ाने का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। अगर तुम मुझे, मैं, मुझे पता नहीं, बहुत सारे नए बच्चे होंगे, लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट माई सेल्फ। मेरा स्ट्रक्चर में ही मास्टर्स है, और पेपर वगैरह भी मेरा स्ट्रक्चर में है। तो स्ट्रक्चर में ही मैंने आगे बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है। और फिर बाद में मैं स्ट्रक्चर के लिए ही इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी पढ़ाता था। फिर मैं एई के लिए स्टेट लेवल पे भी स्ट्रक्चर के लिए पढ़ाता था। फिर मैंने और जेई में भी पढ़ाना चालू किया, वहां भी स्ट्रक्चर के लिए ही पढ़ाता था। तो ये मेरे काफी लंबे समय का एक्सपीरियंस है स्ट्रक्चर का, यू कैन वाउच ऑन मी। ठीक है, तुम आराम से फेथ करके चल सकते हो। तो सबसे पहली बात, एक बात जान लो, कुछ एक बहुत बेसिक बातें हैं। जैसे कुछ लोग, जैसे यहाँ पे थे, कन्वेंशनल का एग्जाम होता है तो लोग सोचते हैं, जैसे जस्ट टेक वन एग्जांपल फ्रॉम सब्जेक्ट लेते हैं, सर्वेइंग।
कुछ कुछ लोगों को लगता है स्टूडेंट को सर्वेइंग है तो बहुत न्यूमेरिकल आएगा। ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग उसका हिसाब है। और तुमको यही सब समझना होता है कि एग्जाम में किस लेवल का कैसा आएगा, ताकि जल्दी उसको निपटा सको। तो उसमें याद रखना, जैसे सर्वेइंग है उसमें 40% थ्योरी तक आ जाता है, आराम से आ जाता है। सोम है उसमें भी थ्योरी है, कैन यू बिलीव इट। लोगों को लगता है सोम इज टोटल, सोम क्या लगता है सबको कि पूरा न्यूमेरिकल है, नहीं बिल्कुल नहीं। सोम एक स्टार्टिंग स्टेज का तुम्हारा सब्जेक्ट है, जहां बहुत सारे थ्योरी है। पहला चैप्टर में थ्योरी है, डेफिनेशंस है, बाद में भी एजम्पशंस है, फिर डेफिनेशंस है। बहुत सारा थ्योरी उसमें है। फेलियर थ्योरी खैर पूरा ही पूरा थ्योरी है। कॉलम में जाओ तो वहां बकलिंग का थ्योरी है, तो थ्योरी की कमी नहीं है। बर्नौलीज बीम के एजम्पशंस है, तो ये सारी थ्योरी वहां अवेलेबल है। बट स्ट्रक्चर के साथ थोड़ा सा इन सारे सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डिफरेंट सिनेरियो बैठता है। कैसा, ठीक है। वो जो डिफरेंट सिनेरियो बैठता है वो तुमको थोड़ा सा समझना होगा, तभी तुम स्ट्रक्चर को पूरे अपने कब्जे में कर सकते हो। किसी को अगर कब्जे में करना है तो पता चलना चाहिए उसका वजन क्या है, उसको कितना पकड़ सकता हूँ, कितना कहाँ पकड़ना चाहिए। अननेसेसरी जैसे मैंने वैसे नहीं पकड़ते हैं, ठीक है। सो अब स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं बता दूं कि कहाँ से ये, एक मिनट, कौन सा वाला स्लाइड आ गया। एक मिनट दो। अच्छा, मैंने स्लाइड दिया था इसमें एक्स्ट्रा, लेकिन लगता आया नहीं। खैर कोई नहीं, चलो नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसको आगे कॉपी भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, मैं स्ट्रक्चर में सबसे पहले बता देता हूँ कि जो सिलेबस है तुम्हारा, ठीक है, ये जो सिलेबस है तुम्हारा वो क्या है, वो उस दिन भी मैंने बताया था ओरिएंटेशन में, बट फिर भी एक बार और बता देता हूँ, राइट। फटाफट में। तो पहला तुमको पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। स्टैटिक एंड हम्म। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। दूसरा तुमको पढ़ना पड़ेगा, अच्छा इस स्टैटिक एंड काइनेमेटिक में जो अंदर की बातें हैं वो मैंने उस दिन भी बताई थी, और जब पढ़ाऊंगा तब सब कुछ बताऊंगा। इसमें बीम का, फ्रेम का और ट्रस का, तीनों का पढ़ना पड़ेगा। और साथ में मैं लास्ट में थोड़ा स्टेबिलिटी भी कराऊंगा, क्योंकि स्टेबिलिटी में बच्चे फंसते हैं, ठीक है, तो तुम हम्म। उसकी चिंता मत करना। ठीक दूसरा है जो सर। हम पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे हम ट्रस। और ट्रस में पूरा करेंगे हम ट्रस में। ये समझ लो कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट दोनों रहेगा। डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का भी करवाऊंगा मैं, एंड इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। और खास तौर से याद रखना, ट्रस्ट में ज्वाइंट एनालिसिस वगैरह सब कराऊंगा मैं। तो ट्रस्ट एक बहुत बड़ा चैप्टर बनता है, क्योंकि यहां से सब्जेक्टिव एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करता चलूं। ये पहला वाला जो चैप्टर है ना, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, ये प्योर प्योर ये तुम्हारा एमसीक्यू लेवल के लिए ही इंपॉर्टेंस रखता है। याद रखना, ये एमसीक्यू का मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन इसके बाद हम्म। जो ट्रस्ट है वो दोनों के लिए है। ट्रस्ट के ओके। बाद ट्रस्ट के बाद जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम जाएंगे, आईएलडी पर चले जाएंगे। ठीक है, क्यों जाएंगे आईएलडी पर, कारण बताता हूं मैं। उसको कहते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो है, देखो हालांकि बनने के लिए इसमें तुम्हारे क्या नाम, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं, बट उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो ये भी मिक्स बोल सकते हो, इसमें भी मिक्स ही कहना अच्छा रहेगा, प्योर एमसीक्यू बोलना ठीक नहीं है। बट मेरा ओरिएंटेशन इसमें रहेगा कि एमसीक्यू का 70% और 30% सिर्फ तुम्हारा सब्जेक्टिव का आएगा। तो फिर भी मैं चलो दोनों के लिए कह देता हूँ इसमें। फिर हम चौथे चैप्टर जिसको हम टच करेंगे, वो रहेगा हमारा, ये कराने के बाद, आर्चेज एंड केबल, या केबल एंड आर्चेज। अब तुम सोच सकते हो थोड़ा मैंने चैप्टर आगे पीछे किए हैं, ठीक है, आर्चेज एंड केबल, आर्चेज एंड केबल। अब ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये आजकल नया ट्रेंड पकड़ा है, जहां भी सब्जेक्ट में स्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। क्योंकि देखो, तुम लोग से ज्यादा ट्रेंड कौन जानता है, तुम लोग यंगस्टर्स हो ना, ट्रेंड के हिसाब से कपड़े पहनते हो ना, तो ट्रेंड सब जगह फॉलो किया जाता है। यहाँ आजकल क्या हुआ है, जितने भी अलग अलग स्टेट कहीं भी अगर इन्वॉल्व हो रहा है स्ट्रक्चर, या कुछ स्ट्रक्चर के क्वेश्चन इन्वॉल्व हो रहे हैं,
वहां पे क्या होता है, कुछ आर्चेस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेट आर्चेस के, इनडिटर्मिनेट वाला नहीं आता है। तो इसीलिए ये डिटर्मिनेट आर्चेस के क्वेश्चन को करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जनरली जो स्ट्रक्चर कहीं और भी कभी कंप्लीट करता है तो आर्चेस केबल को छोड़ के आता है। तो मेरा प्राइम टारगेट है कि इसका एक छोटा सा पोर्शन बनता है, उसको हम खत्म कर लेंगे, है ना, ताकि हमारे दिल से एक परेशानी उतर जाए कि आर्चेस केबल मेरा छूट गया। पांचवा जो मैं स्टार्ट करूंगा वो होगा तुम्हारा, उसको हम कहते हैं एनर्जी मेथड। हालांकि वो एनर्जी मेथड कहना उतना कुछ खास नहीं, फोर्स मेथड भी बोल सकते हो, एनर्जी या फोर्स मेथड। और इसमें मैंने बताया था कि अब ये जो तुम्हारा एनर्जी या फोर्स मेथड है, इसमें हम दो तीन मेथड देखेंगे। जैसे मेथड कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड हो गया, कास्टिग्लियानो हो गया, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गया, समझ रहे हो, ये तीन देखेंगे हम। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और कास्टिग्लियानो हो गया। और तुम्हारा इसमें और एक क्या नाम बोला मैंने अभी, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। इसमें और भी मेथड्स होते हैं, मैक्सवेल है, ब्रिटिश लॉ है, लेकिन वो उसकी जरूरत नहीं है, उसको हम सरपास कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो एनर्जी वाला फोर्स मेथड है, ये जनरली तुम्हारा इससे बहुत कम पोर्शन आता है। इसमें मैं बताऊंगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मेथड अलग अलग क्यों है, क्या इसमें फर्क है। ये थोड़ा सा यहाँ थ्योरी मिलता है, थोड़ा यहाँ थ्योरी मिल जाता है, ठीक है। आर्चिस केबल में भी थोड़ा थ्योरी मिल जाता है, बट पहले चैप्टर में थ्योरी लेस है, थ्योरी है ही नहीं इसमें। तो थोड़ा थ्योरी तुम यहाँ उम्मीद कर सकते हो, मैं यहाँ थोड़ा थ्योरी कराऊंगा। थ्योरी के सामने लिख देता हूँ TH, ठीक है ना। थोड़ा थ्योरी तुमको यहाँ मिलेगा, थोड़ा सा थ्योरी तुमको ट्रस्ट में मिलेगा, थोड़ा सा थ्योरी तुमको आर्चेज एंड केबल में मिलेगा, और एनर्जी में भी थोड़ा थ्योरी मिलेगा। और फिर 6 नंबर पर भी थोड़ा थ्योरी मिलेगा, जो है तुम्हारा, मैं दोनों साथ में लिख देता हूँ, SD एंड MD मेथड। और सबसे बड़ा वेटेज जो है ना, सबसे बड़ा वेटेज की बात करोगे, मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ अब वेटेज के हिसाब से। कोई बोले कि सर मुझे स्ट्रक्चर में मिनिमम कितना पढ़ के जाना चाहिए जिससे मेरा प्री और सब्जेक्टिव दोनों में एटलीस्ट मैं अहेड ऑफ द अदर पीपल रह सकूं, है ना। तो मेरे हिसाब से इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पहला चैप्टर, जो स्टैटिक काइनेमेटिक एंड ये है तुम्हारा, क्या नाम है इसको, कोई कौन सा कलर दिया जाए, ब्लू कर देते हैं इसको, ये वाला जो पहला चैप्टर है ये। दूसरा ट्रस। और तीसरा तुम्हारा SD एंड MD मेथड। ये तीन चैप्टर मैंने मार्क किए हैं, पहला, दूसरा और छठा। चाहे जो भी हो जाए, ये तुमको 1 2 एंड 6 कंप्लीट करके ही जाना चाहिए, पहले मैं ये क्लियर कर दिया हूँ। पहले चैप्टर में थ्योरी नहीं पढ़नी है तुम्हें। पहले चैप्टर से थ्योरी कहीं किसी एग्जाम में नहीं आता है, सिर्फ न्यूमेरिकल आता है, छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, MCQ आते हैं। जो दूसरा और छठा चैप्टर है, इसमें दोनों के दोनों लेंदी चैप्टर है। मतलब पूरे स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे लेंदी चैप्टर तुम्हारे दूसरा और छठा ही है। अगर दूसरे को छठे को तुमने कर लिया तो बहुत आराम से तुम्हारा अच्छा खासा more than 75% क्वेश्चन को ग्रैब कर सकते हो। कैन यू बिलीव इट? more than 75% ऑफ द क्वेश्चन कैन बी ग्रैब्ड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस थ्री, दैट्स ऑल। हम्म। ये क्लैरिटी ठीक है? जी सर। ठीक है। जी अब आ सर। जाते हैं अपने हम नॉर्मल अपने क्लास के ऊपर में। मैं एक नॉर्मल बेसिक क्लास से स्टार्ट करता हूँ। उस बेसिक क्लास में पहले मैं तुमसे एक सवाल करूंगा। सवाल नहीं, पहले तुमको दो तीन बातें पूछता हूँ। ये जैसे तुम्हारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स में मैं सारे स्ट्रक्चर्स तो आज नहीं दिखाऊंगा, देखो मैंने एक स्लाइड हटाए थे लेकिन ये हटा नहीं है। ये सब आज दिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम नहीं लगाता मैं, ठीक है। अब ये जैसे तुम्हारा सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, तुमने सबने पढ़ा होगा बेसिक सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर पहला, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड, या पहला हिंज सपोर्ट तुमने पढ़ा है ना, वो तो सपोर्ट हो गया। पहला क्या पढ़ा है तुमने? हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट। दूसरा तुमने पढ़ा है क्या? फिक्स सपोर्ट, या फिर एक और क्या पढ़ा है? रोलर सपोर्ट। और एक पढ़ा है फिक्स सपोर्ट। तुम यकीन करो, सपोर्ट और भी तरह के हैं, जैसे ये वाला सपोर्ट है रॉकर, लेकिन ये सब मैं बाद में क्लास में समझाऊंगा। लेकिन बेसिक तुम यकीन करो, सिर्फ ये तीन सपोर्ट को जब मैं स्टार्ट करता हूँ स्ट्रक्चर पढ़ाना तो बच्चों को लगता है ये तीन तो मुझे आता है। लेकिन हमेशा मैं शुरुआत से सब बताया, और लास्ट में जाने के बाद फिर मुझे वापस से बताना पड़ता है कि याद करो मैंने क्या बताया था। क्योंकि लोगों को लगता है, बच्चों को, कि ये तो बड़ा आसान चीज था, सर ने क्यों बाद में इसमें टाइम लगाया। लेकिन जब काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी समझाता हूँ या स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी समझाता हूँ निकालने के लिए, उस समय इसकी समझ जरूरी है। और स्ट्रक्चर का बेसिक चीज याद रखना, कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे फ्रेम हो, चाहे ट्रस हो, चाहे बीम हो, चाहे आर्चेस हो, फोर्स को लगाने के बाद, फोर्स को, हाँ, स्लोप डिफ्लेक्शन, MD मतलब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, MD मतलब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड।
किसी भी जॉइंट पर तुम लास्ट लास्ट मैंने ओरिएंटेशन क्लास लिया था उसमें भी बताया था, एमडी मेथड मतलब होता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। किसी जॉइंट पर अगर मोमेंट तुमने लगा दिया तो बाकी मेंबर जो वहां जुड़े हुए हैं उनको कैसे तुम कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जैसे सिंपल सी बात है ना, हम 4 लोगों ने मिलकर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया, हम 4 लोगों का बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, तो मैं ये सवाल कर सकता हूं तुमसे कि अब वापस उस प्रॉफिट को उन चारों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तुम कुछ एक पैरामीटर यूज करोगे, बोलोगे सर चारों ने बराबर पैसा लगाया था तो पैसे का जो प्रॉफिट हुआ वो भी चारों में बराबर बटेगा। ये तुम्हारा लॉजिक पक्का है, बढ़िया लॉजिक है। इसी तरह मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये सीखते हैं कि किसी जॉइंट पर अगर एक मोमेंट लग गया और मान लो वहां 3 मेंबर अगर मौजूद है और मैं तुमसे पूछूं ये तीनों को कितना जाएगा मोमेंट, वो डिपेंड किन चीजों पर करता है ना। वो मैं उस समय वहां सिखाऊंगा कि मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किस तरह से रोटेशनल स्टिफनेस ऑफ द मेंबर की जरूरत पड़ती है, बेस्ड ऑन जिसका जितना स्टिफनेस है उसको उतना जाता है। लेकिन अभी उससे पहले तो मैं स्टिफनेस सिखाऊंगा, आज नहीं। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जब करूंगा पहले बेसिक से लेके जाऊंगा, स्टिफनेस क्या होता है, फिर बताऊंगा लीनियर स्टिफनेस एक्सियल स्टिफनेस क्या है जो कि तुम सोम में कर चुके हो, मैं फिर बताऊंगा। फिर बताऊंगा रोटेशनल स्टिफनेस क्या है, फिर उसकी समझ दूंगा, फिर उसकी फीलिंग दूंगा, उसके बाद ये सब बताऊंगा। तो अभी अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। हाँ मैं कहाँ था, तो ये 3 सपोर्ट है तुम्हारे, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। चाहे अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, बहुत बेसिक सपोर्ट है और जरूरी है इसके समझ को हमेशा याद रखना। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। हिंज सपोर्ट में तुम्हें भी पता है हिंज कैसा होता है, तो ये सपोर्ट मैं जैसा बना रहा हूं देखते। मान लो ये ग्राउंड में एक ऐसा स्ट्रक्चर रखा हुआ है और इस स्ट्रक्चर में एक मैंने होल किया, होल करने के बाद एक लकड़ी लाया और उस लकड़ी को यहां ऐसे लगा दिया, और इस लकड़ी में भी क्या किया मैंने, लकड़ी में भी ठीक इसी जगह पर होल था और इस होल को मैंने नट बोल्ट से टाइट कर दिया। समझे, इस होल को मैंने क्या किया, नट बोल्ट से टाइट कर दिया। अब तुम ये समझ सकते हो कि जब ऐसा कोई लकड़ी तुमने लगा दिया, अगर मैं इसको घुमाना चाहूं तो क्या घूम जाएगा कि नहीं घूमेगा, हाँ सर, घूम जाएगा। घूम जाएगा ना। यानी अगर मैं इसको अभी घुमाऊं, रुको जरा घुमा के देखते हैं, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, देखो मेरे पास में इसका भी मॉडल है लेकिन जल्दी में आज निकाल नहीं पाया मैं इन सब का मॉडल बना के रखा हूं अपने पास। तो जब क्लास लूंगा तो उस समय मैं उस मॉडल को भी लेके आऊंगा। मेरे पास में इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के लिए भी मॉडल है जो मैंने खुद बना रखा है। क्लास के समय उसी मॉडल से ही मैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम सिखा देता हूँ, आसान होता है वो। अब जब मैं इसको पकड़ के घुमाऊंगा, ये देखो ये पेन है, ये मैंने इसको ऐसे पकड़ा यहाँ 2 उंगली के बीच में ऐसे और यहाँ से पिन कर दिया। ये पिन कनेक्शन भी कहलाता है, इन सपोर्ट मतलब पिन कनेक्शन भी बोल सकते हो उसको, है ना, पिन कनेक्शन, हिंज सपोर्ट पिन कनेक्शन। अब ये ऐसे घुमाऊंगा ऐसे पकड़ के तो ये घूम जाएगा ना, ऐसे ऐसे, देख पा रहे हो। जी सर। हाँ, तो यही इसका बेसिक नेचर है। लेकिन सपोर्ट है क्या, ये हिस्सा सपोर्ट, यही सपोर्ट है। हम्म, अगर मैं इसको उठाने के लिए ऊपर कोशिश करूंगा तो उठेगा क्या ये, इसको यहां से बोलूंगा उठाऊंगा मैं, उठ जाएगा। इस ज्वाइंट पे पकड़ के कोई ऊपर फोर्स लगाएगा, इस ज्वाइंट पे पकड़ के उठ जाएगा, ये नहीं उठेगा। नहीं। क्या होगा, तुम उठाओगे तो सपोर्ट नीचे खींचेगा ना, जी। एग्री। अच्छा, इससे ये पता चला घूमने तो देगा ये लेकिन उठने नहीं देगा। नहीं देगा। अच्छा, तुम दबाओगे तो दब जाएगा क्या ये, तुम तो अगर नहीं ऐसे दबेगा। दबाओगे तो दब जाएगा क्या, नहीं दबेगा, ये ऊपर वापस रिएक्शन दे देगा। यानी ना उठा सकते हो ना दबा सकते हो, करेक्ट ना। इसका जी। मतलब हो गया कि इस वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन दे रहा है ये। हम्म। तुमने मुझे इधर धक्का दिया, मैं इधर चला गया तो मैं रिएक्शन नहीं दिया। तुमने मुझे इधर धक्का दिया और मैं नहीं गया तो मैंने रिएक्शन दिया तुम्हारे हाथ को, यही मतलब होता है ना, जी सर। है ना। उसी जी। तरह इस सपोर्ट ने क्या किया, रिएक्शन दिया, इधर दिया वर्टिकल डायरेक्शन में। अच्छा और एक बात, अब अगर मान लो वर्टिकल डायरेक्शन को हटा के मैं तुमसे ये कहूं कि मान लेते हैं कि मैंने इसको इधर खींचने की कोशिश की, क्या चला जाएगा ये जाम है यहाँ, नहीं जाएगा, ये रोकेगा इसको। नहीं नहीं जाएगा जी सर, हॉरिजॉन्टल भी वहां नहीं तक होगा। कि मैं इधर के बजाय इधर ना लगा के उधर भी धक्का दूंगा तो चला जाएगा क्या ये, नहीं। नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि सपोर्ट यहाँ जमीन में गड़ा हुआ है, ये वापस इधर तुम करोगे ये उसको उधर धक्का देगा। जी सर। इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में ये आया कि अगर ये हिंज सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट 2 रिएक्शन दे पाएगा। कौन सा 2 रिएक्शन दे पाएगा, एक तुम्हारा वर्टिकल दे पाएगा ऊपर नीचे में कोई भी, और एक हॉरिजॉन्टल दे पाएगा ऊपर नीचे में कोई भी। जी सर। लेकिन
रोटेशन को रोक नहीं पाएगा। रोटेशन को कौन रोकता है और रोटेशन रुकता कैसे? ये मान लो दीवार है एक तुम्हारी, ठीक है, और दीवार जी में मैंने घुसा दिया एक लकड़ी, ठीक है। अब मैं इस लकड़ी को दीवार में मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं बोलूंगा जैसा तुम यहाँ घुमाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे तुम यहाँ घुमाने की कोशिश करते, अगर कोई पकड़ ले ऐसे, अब घुमाओ जरा, अब तो घूम भी नहीं रहा, अब तो घूम भी नहीं रहा। क्यों नहीं घूम रहा है? सोचो, क्यों नहीं घूम रहा है? क्यों? क्योंकि तुम यहां से लगा के ऐसे घुमाने की कोशिश करोगे, इधर से लोड से ऐसे लगा के, और ये तुमको इधर मोमेंट तुम क्रिएट कर रहे हो और सपोर्ट उसके ऑपोजिट मोमेंट इधर क्रिएट कर लेगा, घूमने नहीं देगा। तुम पकड़ के देखो, मैं ऐसे घुमाऊंगा, तुम्हारा हाथ इधर घुमाने की कोशिश करेगा, मैं ऐसे घुमा रहा हूँ और तुम्हारा हाथ उल्टा घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये है तुम्हारा फिक्स सपोर्ट का नेचर, जी सर। है ना? ये तुम्हारा, यानी ये रोटेशन होने देगा, लेकिन ये रोटेशन नहीं। और जो रोटेशन नहीं होने देगा, तो रोटेशन को रोकेगा कैसे? रोटेशन को रोकने के लिए, जैसे रिएक्शन को रोकने के लिए, नॉर्मल एक्सियल फोर्स को रोकने के लिए इसने रिएक्शन दिया, जिसको हमने क्या कहा था? वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। अब रोटेशन को रोकने के लिए क्या देना पड़ा? मोमेंट देना पड़ा। इसी से समझ में आया हिंज में सिर्फ दो रिएक्शन होते हैं। हिंज में रिएक्शन कितने होते हैं? दो रिएक्शन। सिर्फ दो, है ना? हिंज में मोमेंट नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल। मोमेंट देने की कैपेसिटी इसमें नहीं है, नहीं। जो है। समझ में आई बात? जी सर। अब रोलर सपोर्ट जो है वो हिंज का ही एक पार्ट है। हिंज का पार्ट कैसे है वो देख लो, ये डायग्राम से दिमाग में बैठा के रखना। ये फिक्स तो मैंने बता दिया। फिक्स वाले में क्या है? दबाओगे नीचे तो ऊपर भी रिएक्शन देगा, है ना? और साथ साथ में अगर खींचोगे, हॉरिजॉन्टल। तो इधर खींचोगे तो उधर रोकेगा। यानी फिक्स सपोर्ट क्या है? तीनों रिएक्शन देगा। जी सर। फिक्स सपोर्ट विल गिव ऑल थ्री रिएक्शन, विल गिव ऑल थ्री रिएक्शन। अब बताओ, ये टफ लग रहा है क्या कुछ? यही सबसे यूज करूंगा आगे मैं स्ट्रक्चर में, जी सर। यही यूज करूंगा मैं आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट के बारे में देखो, हिंज को ही रोलर बनाया जाता है। कैसे? देखो, ये हिंज था तुम्हारा, हिंज में नीचे ग्राउंड पर रखने के बजाय हमने क्या किया? इसमें पहिए लगा दिए, ऐसे हमने व्हील्स लगा दिया। बाकी सारा अरेंजमेंट सेम है हमारा। यहाँ वही हिंज है ऐसे, ये वही लकड़ी है ऐसे, हिंज सपोर्ट ही है, याद रखना, ताकि तुमको आसानी होगी। ठीक है, अब देखो यहां पूछा जाए, सेम सेम बात पूछूंगा मैं। क्या मैं इधर इधर खींचूंगा तो क्या होगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा सर। यानी रिएक्शन आएगा दे सर। दे नहीं पा रहा है, ये रोक नहीं पा रहा है। जी सर। यानी रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है ही नहीं इसमें। नहीं है। जी सर। इधर खींचो या इधर दबाओ, दोनों ही केस में नहीं दे पाएगा ये। जी सर। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करूंगा, घूम जाएगा, क्योंकि हिंज में घूमता है तो इसमें भी घूमेगा। यहाँ हिंज है, जी सर। अबाउट दैट पॉइंट ये घूमेगा। तो ये मोमेंट भी नहीं दे पा रहा है। कैसा सपोर्ट है ये? ना ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दे पा रहा है, ना ये मोमेंट दे पा रहा है। दे क्या रहा है फिर ये? अब जैसा वर्टिकल। डायग्राम बना है, उस डायग्राम के हिसाब से अगर मैं पूछूं कि मैं यहां से पकड़ के उठाऊंगा तो क्या होगा? डायग्राम देख के तो ये लगता है कि ये उठ जाएगा, नहीं लगता है? सच बताओ, कैसे उठेगा? दिखा देता हूं मैं, देखो। ये यहाँ ऐसा हो जाएगा, लग रहा है शायद व्हील यहाँ आ जाएगा, जमीन यहाँ रह जाएगा। ऐसा लग रहा है क्या? बेसिकली सच में ऐसा लग रहा है ना? जी सर, लग तो बेसिकली, रहा है सर ऐसे। हाँ, बिल्कुल लगना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसा रिप्रेजेंटेशन है उसमें ऐसा ही लगता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल फिगर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। क्या समझे? ये जो रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल फिगर को, एक्चुअल वाला जो अरेंजमेंट है उसको नहीं दिखा रहा। ये एक्चुअल कैसा अरेंजमेंट है वो समझो। एक्चुअल अरेंजमेंट ये समझो कि यहां पर दो प्लेटों के बीच में फंसा हुआ रोलर है। क्या समझे? दो प्लेटों के बीच में, लेकिन ये ऊपर वाला प्लेट कहीं भी दिखाया नहीं जाता। समझ गए? जैसे जी सर। स्लाइडिंग डोर है, वो उसका व्हील उसके घाट में फंसा हुआ रहता है, याद है? उठना से नहीं उठाता है, गिरने से भी, दबाने से भी नीचे नहीं जाता है। देखिए वैसा। हम्म।
तो व्हील जो है वो दो प्लेटों के बीच फंसा हुआ है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें ऊपर वाले प्लेट को, इस अरेंजमेंट को ऐसा दिखाया नहीं जाता। इसीलिए कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज ये होते हैं, अरे देख के तो लग रहा है उठाऊंगा तो ऐसा वाला हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हो जाएगा, सही है डायग्राम के हिसाब से, बट ये डायग्राम ही अलग रिप्रेजेंटेशन, समझे? तो जी सर। अब डेंटल वाले में, सॉरी रोलर वाले में क्या समझ में आया, कितना रिएक्शन देगा, बोलो? इट सर वन, एक रिएक्टर। एक रिएक्शन। एक ही रिएक्शन देगा ये, है ना? जी इट सर। ओनली गिव वन रिएक्शन। ठीक है, बाकी सब, बाकी चीजें मैं बाद में बताऊंगा, जब क्लास करूंगा तब सब करवाऊंगा, ठीक है? जी सर। अब रोलर को ही एक और आगे एक्सटेंडेड वर्जन में लेके जाता हूँ मैं, ठीक है? रोलर का एक आगे एक्सटेंडेड वर्जन में लेके जाता हूँ कि रोलर में, अब मेरे पास में फिर से स्लाइड, मैंने स्लाइड लिया था, तुम्हारे सर ने बोला था कि स्लाइड आप कर लीजिएगा, लेकिन स्लाइड जो है थोड़ा वो गड़बड़ हो गया, तो ब्लैंक स्लाइड है क्या इसमें? हाँ है, नीचे ऊपर। हाँ, देखो, रोलर में एक और चीज समझ, ये रोलर जो मैंने बनाया, तो तुमसे मैंने कहा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये एक्चुअली में एकदम से सच बात नहीं है। कैसे, देखो, ये तुम्हारा रोलर है, और हमने यहाँ कहा कि सर ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं देगा, तो ये सिर्फ क्या दे रहा है, वर्टिकल रिएक्शन, और कुछ नहीं दे रहा, ना ये मोमेंट दे रहा है, मतलब इसको घुमाना चाहोगे घूम जाएगा, इसको तुम इधर ले जाना चाहोगे चला जाएगा। लेकिन हमने कहा, अगर ये देखकर हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया, क्या लिख दिया, रोलर गिव्स ओनली ओनली वर्टिकल रिएक्शन, ये क्या 100% सही स्टेटमेंट होगा? ये एक्चुअली में सही है, लेकिन 100% सही नहीं है। बोलो कैसे, दिखाता हूं मैं। मान लो ये जो तुम्हारा सपोर्ट था, इसको जरा हम बदल देते हैं, ठीक है? इंक्लाइंड कर देते हैं। अभी हमने इंक्लाइंड कर दिया तो क्या होगा, देखते हैं। तुमको ऐसा ऐसा डायग्राम से बताऊंगा कि तुम अपनी समझ से ही चीजों को समझ जाओगे, मुझे नहीं समझाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में सब कुछ डायग्राम और समझ पे ही डिपेंड है। डायग्राम से देख देख के अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, इधर का छोड़ देते, इधर क्या अरेंजमेंट है, इधर का ध्यान नहीं देते अभी, है ना? अब मुझे बताओ, इस डायग्राम को देख के, यहाँ हिंज है ऐसे, इस डायग्राम को देख के, यहाँ पे एज पर रोलर ये तो इधर चला जाएगा, रिएक्शन कहाँ मिल रहा है, रिएक्शन एक्चुअली सिर्फ इस डायरेक्शन में दे पाएगा ये। हम्म। अब ये जो रिएक्शन है, इसके कंपोनेंट तो करने आते हैं ना, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये। तो अब ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। अगर ऐसा है तो फिर ये स्टेटमेंट 100% सही कैसे हो जाएगा? ये जो वनली वर्ड इसने लिखा, वनली वर्टिकल, यहां तो वनली वर्टिकल नहीं, अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो हॉरिजॉन्टल भी मिल गया तुमको, नहीं मिल गया? जी सर। इससे क्या पता चला मालूम? बेहतर स्टेटमेंट क्या है? बेहतर स्टेटमेंट ये है कि रोलर सपोर्ट गिव्स ओनली रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। समझे? देखो अब ध्यान से इसको, यहां सरफेस, सरफेस को देख पा रहे हो, ये है सरफेस, जी सर। इसके नॉर्मल मिला रिएक्शन। ठीक है, यहां भी देखो, ये है तुम्हारा सरफेस, और इसके नॉर्मल मिला रिएक्शन। समझे कि नहीं समझे? सो बेटर जी सर, स्टेटमेंट समझ क्या गए। है? हाँ। बेटर स्टेटमेंट है रोलर सपोर्ट गिव्स रिएक्शन। अब यहां वनली लिखना ठीक है, वनली नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर है? कोई तकलीफ? नहीं सर।
दूसरी बात, अब फिर इससे आगे तुम बात कर सकते हो, बोलोगे सर लेकिन किताबों में बहुत जगह हमने देखा है कि ऐसा लिखता है कि रोलर बंडी गिव्स वर्टिकल रिएक्शन। हाँ, अब यहां पर क्या होता है, जनरली, ये जनरली वाला वर्ड बड़ा खतरनाक है। जनरली हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें ऐसा इंक्लाइंड इंक्लाइंड सरफेस जनरली नहीं होता। ज्यादातर जो हम पढ़ते हैं उसमें हमेशा सरफेस हॉरिजॉन्टल ही रहता है, और उस पर अगर रखोगे तो ऑब्वियसली वर्टिकल ही मिलेगा। यानी हम्म, उस कंडीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम, ये मोस्ट ऑफ द टाइम सही हो जाता है। समझे? मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रू हो जाता है। क्यों, समझ गए ना? जी सर। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। हमारा मेन बात जो था वो क्या था कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ना है, और उसमें भी पहला चैप्टर क्या है, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेशन। फिर आगे एक बहुत बड़ा चैप्टर का मैंने नाम लिया जिसको तुमने कहा स्लोप डिफ्लेक्शन एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एक और चैप्टर का नाम लिया जिसको कहा तुमने एनर्जी मेथड। उस एनर्जी मेथड के अंदर में बहुत सारे मेथड्स आते हैं, ठीक है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी मेथड, कैस्टिग्लियानो थ्योरम, या फिर मैक्सवेल लो, बेकीज लो, फिर या फिर यूनिट लोड मेथड, या फिर तुम मैट्रिक्स में आता है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, और भी उसमें आता है ये सारे कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, ये सारे जो फोर्स मेथड के मैंने नाम गिनाए। और डिफ्लेक्शन मेथड में आता है तुम्हारा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कैनीज मेथड, है ना, स्टीफनेस मेथड, ये सारे जो मेथड आते हैं। आखिर इतने सारे लिस्टेड मेथड हैं, क्या करेंगे ये मेथड से हम करेंगे क्या? तो वो अब उस पॉइंट पर आता हूं कि यहां से कैसे हम स्ट्रक्चर में घुसते हैं, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रक्चर में कैसे घुसते हैं वहां। देखो, पहला सवाल मेरा अब यहां तुमसे होगा, अगर मान लो मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना दिया, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम, और तुमसे यहां मैंने एक लोडिंग दे दी, नॉर्मल लोडिंग है ये, और ये लोडिंग तुम्हारा है मान लो 5 किलोमीटर पर मीटर, ठीक है, यूडीएल है, और लेंथ भी मैंने बता दिया, लेंथ है मान लो 10 मीटर का। अगर मैं तुमसे बोलूं अच्छा चलो तुम लोग बहुत, तुम लोग पढ़ चुके हैं सोम, तुम लोग शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ, तब क्या करोगे फटाफट? तुम करोगे सर ये यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा रोलर का, एक हिंज का दो रिएक्शन आएगा, ऐसे करके करोगे ना। उसके बाद रिएक्शन निकाल लोगे, यहाँ पे तो 10 × 50 से 25 आ गया, तुम खुश हो गए, और इसका कुछ नहीं आया, जीरो। फिर ये उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तुम कहीं सेक्शन लोगे, है ना, सेक्शन लेके, और सब जगह सेक्शन ले लेके क्या करोगे, शियर फोर्स फिर बेंडिंग मोमेंट ये निकालते हो, फिर इसका शियर फोर्स बनाते हो, फिर इसका बेंडिंग मोमेंट बनाते हो, बोलो बनाते हो ना। जी। लेकिन इस प्रोसेस में तुमने एक बात ध्यान दी क्या, तुम ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हो उससे पहले जरा रुक के सोचो, अगर तुम ये जो रिएक्शन था ये नहीं निकाल पाते तो क्या तुम ये दोनों बना पाते? No, नहीं बना पाते ना, एग्री और नॉट? जी yes, सर। sir. आईफोन KZM म्यूट करूं तुम्हें? सर बहुत अगर ये नहीं बना पा रहे हो तो अब क्या होगा, मान लो कब नहीं बना पाओगे, देखो जरा, यही 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 सेम वाला को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। देखो, मान लो मैंने ऐसे बना दिया कैंटिलीवर, और कैंटिलीवर में मैंने दे दिया यूडीएल, और मैंने कहा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट बनाना है, बना दोगे क्या? इसका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट बन जाएगा? बन जाएगा, क्यों? क्योंकि तुमको पता है यहां से करते जाओ भाई, इसमें 3 रिएक्शन निकल जाता है, इसमें नहीं निकाल पाते, ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। यहाँ जी सेक्शन सर। लो, इधर से निकल जाएगा, यहाँ सेक्शन, इधर सब निकल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स बनाते ही हो तुम, फोम में बेसिक चीज है ये। लेकिन इसी में अगर मैं यहाँ एक और सपोर्ट लगा दूं, या फिर इसके अलावा मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसी को, ये जो मैंने सिंपली सपोर्ट दिया था यहाँ मैंने हिंज लगाया था ना, यहाँ भी मान लो हिंज लगा दे, और उसके बाद कुछ लोडिंग वोडिंग कर दे, कुछ भी लोडिंग कर दे, और अब क्या होगा, अब रिएक्शन यहाँ 2 और यहाँ 2 4 हो जाएगा। तुम यहाँ क्यों बना पा रहे थे, क्यों? क्योंकि यहाँ अननोन कितना था, अननोन था 1 2 और 3 मान लो, और अवेलेबल इक्वेशन कितना था, जो तीन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन था वही यूज कर रहे थे 3, यानी 3 इक्वेशन था तुम्हारे पास, 3 इक्वेशन था तुम्हारे पास, और 3 अननोन था, तुम समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0
समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एम वाई एम एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0 करके बना ले रहे थे। लेकिन लेकिन अगर यहाँ 4 अननोन हो गया, अननोन यहाँ देखो दोनों में क्या हो गया, अननोन 4 हो गया, अवेलेबल इक्वेशन अभी कितना है, अभी भी 3 ही है, तो एक एक्स्ट्रा अननोन नहीं निकाल पाओगे। जब एक एक्स्ट्रा अननोन नहीं निकाल पाओगे तो तुम फंस जाओगे, उसके बाद तुम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बना सकते। तो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो तुम स्ट्रक्चर में भी बनाते हो ना, वो सेम है सोम की तरह। पहले बात ये गांठ बांध लो, यानी स्ट्रक्चर सोम से अलग तो नहीं रहा। हम आज भी वही करेंगे, हम सिविल इंजीनियर, हमारा काम ही वही है, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट बस। पर प्रॉब्लम कहाँ आके फंस गई, प्रॉब्लम फंस गया कि भाई ये जो रिएक्शन था ये अगर ना निकला तो फिर मेरा काम बना नहीं। और यही रिएक्शन निकालने के लिए ये जितने भी मैंने मेथड के नाम बताए हैं, चाहे वो फोर्स मेथड से हो और चाहे वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट मेथड से हो, ये सारे नाम, ये सारे नाम हमको किस काम में लगते हैं, ये हमारे ये एक्स्ट्रा अननोन जो हमारा हम नहीं निकाल पाते उसको निकालने में मदद करते हैं। यानी मोस्टली अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर में मेजर जो पार्ट है वो क्या है, ये जो एक्स्ट्रा अननोन हो गया ना, जो हम नॉर्मल तरीके से नहीं निकाल पा रहे हैं, उसको निकालने का कोई ना कोई तरीका बताता है। अब हर कोई अलग तरीका बताता है। कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन का अलग तरीका है कि कैसे निकालो, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का अलग तरीका है कि हाँ भाई ऐसे निकालो, स्लोप डिफ्लेक्शन का अलग तरीका है कि हाँ भाई ऐसे निकालो। अलग अलग मेथड का अलग अलग तरीका है कि ये अननोन को तुम कौन से अननोन को सोचो। इसने हमें कितना प्रॉब्लम दे दिया कि पूरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस के चक्कर में हमने पढ़ लिया। एक बार ये निकल जाए उसके बाद फिर सेम खेल है, वही शियर फोर्स वही बेंडिंग मोमेंट। समझे बात को? जी सर। जी सर। तो अब तुम्हारे मन में ये समझ में अगर आ गया कि यानी सारा खेल इसी का है, फिर वापस आओ, अभी फिर वापस आओ पहले पेज पर। फिर सवाल ये होगा, सर ये तो सिंपल स्ट्रक्चर था, आपने फटाफट लिख दिया सिंपली सपोर्टेड में 3 अननोन है और 3 अवेलेबल इक्वेशन है। मान लीजिए सर कि अगर स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो तो मुझे पता भी नहीं चल पाएगा। क्या नहीं पता चल पाएगा? जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर दिया मैंने, बोला देखो जरा इसका क्या होगा शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, ठीक है देखो मैं दे रहा हूँ एक स्ट्रक्चर, यहाँ दिया, हिंज दिया, ये लगाया, मैं बोला जरा बताओ। अरे सर पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है कि नहीं है। मतलब क्या पता करना पड़ेगा सर? पता ये करना पड़ेगा कि नॉर्मल तरीके से मैं शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकाल सकता हूँ कि नहीं, या फिर मुझे कुछ स्ट्रक्चर एनालिसिस का कुछ मेथड यूज करना पड़ेगा। तो मैं पूछूंगा ना कैसे पता करोगे, तो पता कैसे करेंगे सर? तो वो अननोन वाला जो आप बताए थे कि कितना अननोन है, फिर मुझे ये पता चल जाए कितना अवेलेबल इक्वेशन है, और अगर दोनों में बराबर हो जाए कुछ ना बचे यानी नॉर्मल है ये, यानी नॉर्मल, फिर जी स्ट्रक्चर का सर। मेथड नहीं लगाना पड़ेगा। यानी अभी पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि मैं खुद से किसी भी स्ट्रक्चर को देखकर ये पता कर सकूं कि क्या वो नॉर्मल है यानी डिटर्मिनेट है, नॉर्मल माने डिटर्मिनेट जो नॉर्मली अवेलेबल इक्वेशन से बन जाएगा, या फिर नहीं अगर बनेगा पहले पता चले मुझे, तब जाके मैं स्ट्रक्चर के किसी मेथड को लगाऊंगा। यहां तक की बात समझ में आई? जी। क्लियर है ये? जी सर। तो यानी पहला तुम्हारा टास्क क्या बना, तुमको अब जानना है कोई भी स्ट्रक्चर हो वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है, वो पहले जानो। वो जान जाओगे तभी मेथड लगाना है या नहीं लगाना है वो डिसीजन लोगे, राइट? अच्छा, जानने में भी फिर और भी बातें होती है, वो मैं आगे क्लासेस में बताऊंगा कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो गया, जैसे यहाँ पे था मान लो एक अननोन था। अच्छा मान लो ऐसा अगर फिक्स सपोर्ट दे दें, हम फिक्स सपोर्ट दे दें और इसमें लोडिंग वोडिंग लगा दें पूरा, तो बोलोगे सर इसमें तो 3 3 अननोन आ जाएगा, इधर से 3 इधर से 3, टोटल 6 हो जाएगा। अननोन कितना हो गया? अननोन हो गया 6, और अवेलेबल इक्वेशन कितना हो गया? बोले सर ये तो अभी फिलहाल 3 है, तो यहाँ 3 अननोन हो गया, यहाँ तो 3 अननोन हो गया, अब क्या करा जाए? तो तुम्हारे मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि सर
इतना मेथड आपने नाम लिया, जैसे क्या क्या नाम लिया आपने, मैं अगर लाइन से लिखूं, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद मैंने कहा यूनिट लोड मेथड, उसके बाद मैंने कहा मान लो कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, उसके बाद मैंने कहा कास्टिक लैनो, उसके बाद मान लो मैंने कहा और कोई नाम ले लो, चलो एमडी मेथड, फटाफट में आते हैं एमडी मेथड, कुछ भी लिख लेते हैं, एसडी मेथड, ठीक है, और भी कुछ लिख लो। अब सर ये बताओ सर कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि अननोन का वैल्यू कम है या ज्यादा है, उसके बेसिस पर हम ये पता कर सके कि कौन सा मेथड लगाना ज्यादा सुइटेबल है, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि हम्म इतने लोगों ने जब मेथड दिया तो कुछ तो उन सब में डिफरेंस भी होगा आपस में, हम्म नहीं? अननोन के वैल्यू के हिसाब से बिल्कुल है, अननोन कितना है इसके हिसाब से डिपेंड करता है कौन सा मेथड लगाना उचित है, कौन सा मेथड लगाना ज्यादा ढंग का है। फिर ये आगे क्लास में बताऊंगा मैं, जब फोर्स मेथड स्टार्ट करेंगे तब। यहाँ अभी इसको इतना ही पे रोकने हैं, ठीक है। जी अभी तक के ओरिएंटेशन में मैंने सिर्फ ये बताया कि स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो मेन टारगेट है, जो स्टैटिक और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी हम निकालने वाले हैं, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में पता करना, ये हम पता करें पहले, जाने खुद भी भाई, हमें खुद ही पता नहीं चले इंडिटरमिनेट है भी कि नहीं, तो हम आगे क्या करेंगे वो हम कैसे समझेंगे? तो अभी हमने सिर्फ यही जाना और कुछ नहीं जाना, इंडिटरमिनेट है या नहीं है उसको जानना हमें जरूरी है, ठीक है। इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में दो तरह का आता है, काइनेमेटिक और स्टैटिक, मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन पहले हम आएंगे सिर्फ और सिर्फ अभी स्टैटिक पर बात करेंगे, स्टैटिक इंडिटरमिनेट जो अभी मैं समझा रहा था। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी माने रुका हुआ टाइप का समझो, काइनेमेटिक हालांकि रुका हुआ वो भी है, बट काइनेमेटिक इज रिलेटेड टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी मैं इस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि एक ही डेमो क्लास में सारी बातें करूंगा तो पूरा तुम्हारा खिचड़ी बन जाएगा। अभी एक गो में चलना है, ठीक है, काइनेमेटिक जब समझाऊंगा तब। ये जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है, ये दो पार्ट में हम डील करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल क्या है वो भी बताता चलूंगा। देखो, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी तो तुम इतना जरूर समझ गए कि अगर कोई स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर है, मान लो, जैसे मान लेते हैं ये बीम और ये तुम्हारा हिंज सपोर्ट, लोडिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये मान लो ट्रस है और ये तुम्हारा एक्सटर्नल रिएक्शन है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल का क्या मतलब है? बहुत सिंपल है, कोई इसमें झोल नहीं है। एक्सटर्नल माने सपोर्ट का, ये एक्सटर्नल जो तुम्हारा बीम है ना, ये एक्सटर्नल रिएक्शन जो यहाँ मिलेगा ये सारा एक्सटर्नल रिएक्शन है। और ये भी है, यहाँ भी एक्सटर्नल ये वाला हो गया, ये रोलर है तो एक रिएक्शन देगा। इंटरनल क्या है? इंटरनल कहते हैं, मान लो इस जगह काट के देखा जाए, किसी बीम को जब काटोगे, किसी भी बीम को, तो मैक्सिमम तुमको क्या मिल सकता है बोलो? अगर मैंने इस बीम को काटा तो तुम्हें भी पता है किसी भी बीम को काटा जाए तो एक शियर मिलेगा, एक एक्सियल मिलेगा और एक मोमेंट। कोई भी बीम जो है उसके मेंबर को कटिंग किया जाए 2D में, तो तीन तरह के अंदरूनी फोर्स, इंटरनल फोर्सेस, जैसे ये देखो इसको खींच रहा हूं, अंदर काटूंगा तो क्या होगा? तुम सोचो, अगर मैं इसको खींच रहा हूं और इसको कोई काटे, पूछे भाई क्या चल रहा है, तो क्या बोलेगा? अरे यार ये खींच रहा था, तो ये वाला जो मेंबर है, ये वाला मेंबर भी इसको खींच रहा होगा। मान लो यहाँ फिक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं फिलहाल, तुम्हें अगर खींचने से दिक्कत है तो यहाँ फिक्स कर लो। इससे पूछूंगा यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे सेक्शन काट के, तो क्या बोलेगा? अरे यार ये लोग मुझे खींच रहा है तो मैं भी तो इसको इधर खींच रहा हूँ। तो ये जो अंदर खींच रहा हूँ बोला ना, इसमें ये इंटरनल है, ये वाला तुमने बाहर से फोर्स लगाया, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया था तुमने, ये इंटरनल है। अच्छा मान लो किसी बीम को कोई शेयर करने की कोशिश कर रहा हो, शेयर करना मैंने, ये पेन है, पेन है, और शेयर मतलब समझते हो, देखो ऐसे करना, ऐसे शेयर, ठीक है। अब ये शेयर करने की कोई कोशिश कर रहा हूं, मतलब एक ऊपर तरफ फोर्स और एक नीचे तरफ, और मैं यहां सेक्शन काट के पूछूं क्या चल रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स है शेयर का, मैं पूछूं क्या चल रहा है यहाँ पे, तो ये वाला बोलेगा अरे यार हम लोग ना इसको शेयर कर रहे थे यहां से, तो ये वाले पे क्या असर होगा?
इस पे असर क्या होगा, देखो इसका बना देते हैं। डाउनवर्ड। हाँ, इसको ये वाला हरे वाले को, हरे वाले को क्या करेगा, बोलेगा मत जा भाई, यहां से रोक के रखेगा, नहीं जी इसको सर। रोकेगा, तब जाके इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि ये तो ऊपर नहीं तो लेके चला जाएगा ना तोड़ के, ऊपर तोड़ हम्म के लेके चला जाएगा। ये ऊपर ना तोड़ के ले जाए तो ये जॉइंट में, ये इंटरनल है। और हरा वाला क्या करेगा, हरा वाला लाल वाला को रोक के रखेगा, राइट, जी सर। क्योंकि इस पे नीचे लग रहा है तो ये इसको ऊपर की तरफ रोक के, ये इंटरनल है। तो हम्म एक बीम में एक्सियल होना, ये होना, अच्छा उसी बीम को अगर मैं बोलूं जैसे गन्ना की तरह होता है, गन्ने को ऐसे बोलते बेंड कर दो, पकड़ के ऐसे बेंड कर दिया, बेंड कर दिया ऐसे, बेंड किया ना, अच्छा जी। बेंड किया तो पूरा क्यों नहीं मुड़ गया, पूरा वहीं से ऐसे ऐसे क्यों नहीं, देखो बेंड किया तो बेंड हुआ, पूरा रोटेट होना और बेंड होना में फर्क समझाता हूँ, देखो जरा। अब मैं बेसिक बोला नहीं था, लेकिन मुझे पता है, आदत से मजबूर हूँ, मेरा बेसिक जो है ना, मैं खींचता रहता हूँ, बेसिक ही खींचता रहता हूँ। मुझे बेसिक पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि जितना अच्छा समझेगा कोई बच्चा बेसिक, उतना ही अच्छा उसका फिर आगे का डेवलपमेंट होगा। इसलिए बेसिक को ओवरलुक नहीं करना चाहिए, जो भी जी बेसिक को ओवरलुक करता है उसका पढ़ाई कभी अच्छा नहीं होगा। ऊपर ऊपर से पढ़ने का कोई फायदा नहीं, पता चला बेसिक समझ में ही नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और पढ़ाए जा रहा हूं मैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं दो दो चीजों के बीच में पिन लगा दूं, ये दोनों वुडन स्ट्रक्चर था, पिन लगा दिया और घुमाया मैंने, क्या होगा, घूम जाएगा ऐसे, नहीं घूम जाएगा, हम्म ये घूम जाएगा। तो ये घूम गया ना, तो एक दूसरे को किसी ने घूमने से रोका क्या, नहीं रोका सर। नहीं रोका। एक नंबर वाला दो नंबर वाला दोनों को पकड़ा मैंने, घुमा दिया, एक दूसरे को किसी ने नहीं रोका, रोका ही नहीं, यानी प्योर रोटेट हो गया, कोई नहीं रोका एक दूसरे को। लेकिन बेंडिंग यहां नहीं हुआ, यहां बेंडिंग खत्म, बेंडिंग है ही नहीं, बेंड होना ही बेंडिंग है, बेंड होना ही बेंडिंग है, देखो कैसे। अब एक्चुअल बेंडिंग अगर बात करोगे तो क्या होगा, यहां पे ऐसा हिंज नहीं देते तो क्या होता, कुछ ऐसा बन जाता, हम्म घूमने नहीं देता। और यहाँ काट के पूछते क्या चल रहा है, तो क्या बोलता है ये वाला, ये दोनों कलर ले लो, ये ग्रीन वाला से पूछे क्या चल रहा है, तो बोले यार मैं ना रेड वाले को पकड़ के रखा हूं, घूमने नहीं दे रहा हूं, यही बोलेगा ना, हम्म रेड वाले को या बैंगनी वाला जो भी है, पता नहीं क्या कलर आ रहा है ये, इसको घूमने नहीं दे रहा है वो, तुम इधर घुमाने की कोशिश कर रहे हो, ये वाला कर क्या रहा है, ये इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है ना। यहाँ पे देखो जरा, तुम इसको यहां से ऐसे घुमा रहे हो, तुम्हारा हाथ ऐसे है ना, हम्म तुम इस पीस को देखो, किस पीस को, लाल वाले को, लाल कलर समझ में आ रहा है इसमें, या पता नहीं कौन सा कलर है ये, पिंक सर। पिंक कलर। पिंक है, मैं कलर भी गलत ही बता रहा हूँ ऐसा लग रहा है, अभी तो लाल है, पिंक है ऑरेंज सर। है, अभी कौन सा कलर है, तो पिंक। ठीक है पिंक है। तो पिंक वाले को तुमने ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे घुमाया, ये लाल वाला से मैंने एक्सटर्नल फोर्स दिखाया। अब इस हम्म सेक्शन पे पूछा मैंने क्या चल रहा है, तो बोला अरे लाल वाला क्या बोल रहा है, देखो लाल वाला बोल रहा है, अरे हरा वाला जो है ना, हरा वाला देखो बोल रहा है कि मेरे को तो बाहर से कोई घुमा रहा था, लेकिन ये हरा वाला जो है ना, वो मेरे को हम्म सपोर्ट दिया है, वो रोक के रखा इधर से, ऑपोजिट साइड, समझ रहे हो, जी। यहाँ पे जॉइंट में आपस में मेटेरियली एक दूसरे को रोक के रखा है। हम्म तो एक बीम में तीन इंटरनल इंटरनल फोर्सेस हो सकते हैं, एक्सियल, शियर और बेंडिंग, ये इंटरनल कहलाता है। और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सपोर्ट जो रिलेटेड है। तो इंडिटरमिनेसी में भी एक्सटर्नल और इंटरनल की बातें अलग अलग की जा सकती है। तो पहली बात तो ये समझो कि अभी तुमको कम से कम एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स में तो दिक्कत नहीं हम्म, है, दिक्कत नहीं सर। किसी भी स्ट्रक्चर में इंटरनल क्या होगा और एक्सटर्नल क्या होगा, यही ट्रस में भी बोलोगे, तो ट्रस में ये सब एक्सटर्नल है, और इंटरनल यहाँ का जो मेंबर का फोर्स सब होगा, सारे मेंबर में जो फोर्स सब होगा वो इंटरनल होगा। तो एक्सटर्नल और इंटरनल, ये दो बातें पहले याद रखना, ठीक है। जी सर। हाँ, अब मैं आगे आता हूँ डायरेक्ट स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पर। सर, ड्यू डिफरेंस इन बेंडिंग शियर विल आल्सो अकर। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अगर अगर बेंडिंग से शियर होता, तुमने वो बात लिख दी जिससे बर्नौली नाराज हो जाएगा। हैव यू हर्ड अबाउट एनी टाइम रिगार्डिंग द प्योर बेंडिंग केस, जब पढ़ोगे होम में, प्योर बेंडिंग केस जब पढ़ते हो तो वहां कहाँ शेयर होता है, यस मार्क, मार्क इज देयर, मार्क, जब तक मार्क है तुम समझ रहे हो, तुम सवाल का जवाब दे देता है वो,
सो प्योर बेंडिंग केस में ऐसा नहीं होता है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ड्यू बेंडिंग शियर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्योर बेंडिंग केस बिल्कुल होता है, ठीक है। प्योर बेंडिंग केस बिल्कुल होता है, और वो तुम नॉर्मली सोम में पढ़ते हो, स्ट्रेंथ मटेरियल में, जब तुम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट बनाते हो तब भी जी तुम सर। देखते हो कि बेंडिंग में, प्योर बेंडिंग में कोई शियर नहीं रहेगा, ठीक है। हम्म। ओके, तो अभी मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली, ये स्लाइड भी जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं डायरेक्टली आता हूँ एक दूसरे पोर्शन पे। तुमको इतना याद रखो कि आज के क्लास से बेनिफिट करा के ही जाऊंगा मैं। डेमो का जो मेन मकसद है वो पूरा करना है मुझे। अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ जो थोड़ा बहुत बताया, आगे मुझे कुछ बताना है उसके रिगार्डिंग, इसीलिए मैंने ये सब बताया है, क्योंकि मैं आगे पढ़ाऊंगा, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पढ़ाना निकालना सिखाऊंगा मैं, और बहुत क्लियर कट सिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट एक सवाल ये बनता है कि सर, अब आपने बोला डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, क्या डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इंडिटरमिनेट हाँ, स्ट्रक्चर। ये जी दो सर। बात मैंने कह दी। तो तुम्हारे मन में ये आ सकता है कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में, जैसे अभी हमने कहा, जो स्ट्रक्चर नॉर्मली अवेलेबल इक्वेशन से बन जाए, जिसका एक्सटर्नल अननोन रिएक्शन निकल जाए, वो कैसा स्ट्रक्चर है? डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेट। मान लेते हैं, अब यहाँ दो एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ यूडीएल है, ये क्या है? डिटर्मिनेट है। क्यों? क्योंकि इसके एक्सटर्नल अननोन निकाल सकते हो तुम, समेशन ऑफ वाई और एम जीरो करके, तो ये जी कह सर। दिया हमने डिटर्मिनेट है। मैं सब निकालना भी सिखाऊंगा, पर उससे पहले थोड़ा थ्योरी चल रहा है, ठीक है, कुछ कारण है इसके। जी सर। डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है ये। अभी मैं डिटेल आऊंगा इस पे कि आखिर बीम के हर एक, इसी तरह के बीम में भी कैसे डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट को पता किया जाए। नेक्स्ट है तुम्हारा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, जो कि हमने अभी देखा। मान लो यहाँ पे मैंने फिक्स सपोर्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी यूडीएल ही रखा, सेम बीम है, सेम लोडिंग, तो तुमने कहा ये इनडिटर्मिनेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ अननोन रिएक्शंस बहुत, ज्यादा है। अननोन रिएक्शंस ज्यादा, ज्यादा है सर। और अवेलेबल इक्वेशन कम है, तो इसको कम है। तुमने कहा सर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है ये। अच्छी बात है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो हम अभी ये आपस में बात करते हैं कि सर, चलो ठीक है, ये सब तो किताबी बातें हैं कि डिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है, चलो आप पढ़ाओगे तो हम निकालना भी सीख जाएंगे, इनडिटर्मिनेट का भी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट बना ही लेंगे। नहीं बना लेंगे? पढ़ लेंगे तो बना ही लेंगे। हम्म। प्रैक्टिकली बताओ सर, दोनों में अच्छा कौन है? अगर हम एक इंजीनियर हैं तो दोनों में अच्छा कौन है? क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या करना चाहिए हमें? सवाल हो सकता है ना सर? क्यों, क्या बोलते हैं? जी सर, हो सकता है सर। तो ये सवाल तुम्हारा होना चाहिए, आखिर डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट जो हम पढ़ने वाले हैं, चलो आप पढ़ाओगे, हम भी पढ़ेंगे, हम भी सीख जाएंगे, पर अल्टीमेटली ये डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का प्रैक्टिकल में हम क्या समझें? तो प्रैक्टिकल समझने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। तुम मुझे एक बात बताओ, मैं न्यूमेरिकल से भी बात कर सकता हूं और फीलिंग के जरिए भी बात कर सकता हूं, फीलिंग समझते हो? दोनों में अगर मैं पूछूं डिफ्लेक्शन के बारे में, इसमें मान लो मैंने रखा, डायग्राम के साथ बनाता हूं, ठीक है, ये बीम था और लोड रखा, अगर ये बीम को डिफ्लेक्ट होना होगा तो कैसे डिफ्लेक्ट होगा? होगा, हम्म, जी सर। जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो इन जॉइंट्स पर क्या ये इसको कोई रेजिस्ट करेगा घूमने से? ये जो दोनों जॉइंट हैं, यहाँ कोई रेजिस्टेंस मिलेगा घूमने के लिए? नहीं सर, हिंज नहीं सपोर्ट में मिलेगा, नहीं बिल्कुल, मिलेगा। हमेशा बता दिया मैंने, अब उसको दिमाग में बैठा रखना है। हिंज जी में सर। रोटेशन तो कोई नहीं रोकेगा, जी राइट? सर। तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। अब तुम मुझे बताओ, यहां जब डिफ्लेक्ट होगा, फिक्स्ड वाले में सेम लोड है, लोड में कोई अंतर नहीं, बीम भी वही मटेरियल का, सेम टू सेम एज इट इज, लेंथ भी सेम, यहां उतना ही लोड रखेंगे तो जो डिफ्लेक्शन होगा, और ये बीम यहाँ फिक्स का मतलब समझते हो ना, अंदर रहता है यहाँ घुसा हुआ दीवार में, तो ये डिफ्लेक्ट होगा तो कैसा होगा? अब तुम मुझे प्रैक्टिकली बताओ, तुमको क्या लगता है दोनों में डिफ्लेक्शन किसमें कम होगा? सर फिक्स्ड सपोर्ट में सर। प्रैक्टिकली समझ में आ रहा नहीं ये बात? जी सर।
हाँ, और जब इसको कैलकुलेट भी करते हैं डिफ्लेक्शन चैप्टर वाले चीजों को यूज करके, तो डिफ्लेक्शन का जो वैल्यू है, तुम यकीन करो, डिफ्लेक्शन का, ये जो सेंट्रल डिफ्लेक्शन है ना, इसका जो वैल्यू है वो आता है तुमको यहाँ पे 5WL4/384 EI, और यहाँ आता है डिफ्लेक्शन का वैल्यू WL4/384 EI। यानी हम्म सिंपली सपोर्ट में 5 गुना ज्यादा डिफ्लेक्शन। हम्म, समझ में आई बात? तो जी तुम सर। अगर प्रैक्टिकली हम लोग आपस में सोचे कि अगर ऐसा हो रहा है तो बोलेंगे यार ज्यादा डिफ्लेक्शन वाला मतलब अभी क्यों यूज करें हम, फिर घर बनाएंगे ज्यादा डिफ्लेक्शन, वो बीम झूलता हुआ दिखेगा, लगेगा अच्छा नहीं लगेगा, डर हम्म लगेगा गिर जाएगा क्या। ओ यार वो नहीं चाहिए मेरे को, ऐसा ही बनाओ, इंडिटरमिनेट वाला बनाओ। इंडिटरमिनेट वाला बनाओ यार, क्यों? क्योंकि इंडिटरमिनेट वाले में मेरा बीम झूलता हुआ नहीं दिखेगा, डिफ्लेक्शन कम होगा, हम्म, मेरे को अच्छा लगेगा, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चरल अपीयरेंस बना रहेगा। हम्म, करेक्ट। जी सर। दूसरा एक और बात, हमने कैलकुलेट किया जब बेंडिंग मोमेंट, तो इसका बेंडिंग मोमेंट आता है, ये डायग्राम बनता है ना बेंडिंग मोमेंट का यूडीएल में, जी सर। और सेंटर में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना आता है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/। W²/8। ठीक है। और जब जी फिक्स सर। का बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं, फिक्स का बेंडिंग मोमेंट, ये सिखाऊं अभी या बाद में इसको सिखाऊंगा? अभी मैं बना दूं, घबराओगे नहीं ना? सिर्फ नहीं नहीं अभी सर, आप समझने के लिए बताइए। रहना। ठीक है, सिर्फ अभी समझने के लिए रहना, बाद में सिखा दूंगा कि इसका कैसे बनता है। ठीक है। जी सर। इसका जो डायग्राम बनता है ये समझो कि ये पूरा नेगेटिव रहता है, और ये हिस्सा तुम्हारा पूरा पॉजिटिव रहता है। इसका बचा हुआ पार्ट सिर्फ बताता हूं मैं, ये कैंसिल हो जाता है, सिर्फ ये बचता है, ये ब्लैक से जो मैं दे रहा हूं। ठीक है, और ये पोर्शन, ये इतना, ये बचेगा, हैच कर देता हूं, और ये बचता है, और ये बचता है, ये वाला दोनों नेगेटिव रहता है, और ये हिस्सा तुम्हारा पॉजिटिव। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, और होता कितना पता है? ये यहाँ पे होता है तुम्हारा WL²/12, और ये जो था तुम्हारा यहाँ तक WL²/8 माइनस WL²/12 जो होता है वही होता है WL²/12, ये WL²/24 आता है। तुम मुझे ये बताओ, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके भी नहीं बताओ, डायरेक्ट में लिख देता हूँ फिलहाल, ये जो तुम्हारा यहाँ WL²/12 24 आया, मैक्सिमम चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, WL²/12, WL² सॉरी 24, WL²/12, ये सब देखो, और मुझे बताओ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेम यूडीएल के लिए फिक्स्ड वाले में ज्यादा आया या फिर सिंपली सपोर्टेड में ज्यादा आया? सिंपली सपोर्टेड में सर। सिंपली सपोर्टेड में। डी, ओवर हैंगिंग अलग चीज है, ओवर हैंगिंग डिफरेंट है। मैं जरा इसको डील कर लूं, तुम जाना नहीं कहीं, मैं तुम्हें भी छोड़ूंगा नहीं। अच्छा हुआ तुमने लिखा है, मैं अभी फिक्स्ड वाले को जो तुमने किसको कहा है तुमने ओवर हैंगिंग, मैं उसकी पहले ABCD तक जेड तक करूंगा, तब तुमको छोड़ूंगा मैं। ये तुम्हारा पढ़ लिया मैंने। तो बेंडिंग, क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, तो बेंडिंग मोमेंट जो है वो किस में ज्यादा आया हमारा? सिंपली सपोर्टेड में सर। अब RCC जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है, बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से तुम बीम को डिजाइन करते हो, करेक्ट ना? जी सर। तो बेंडिंग मोमेंट जिसमें ज्यादा आया वहां बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, हम्म, ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड होगा। जी अगर सर। बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है तो बीम की रिक्वायरमेंट भी बड़ी हो गई। यानी हम्म तुम्हें ये समझ में आया कि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मेरे बीम का पैसा भी बचेगा। हम्म, तो फिर दो बातें तुमको समझ में आई अभी तक में, क्या? इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में फायदा ही फायदा, जी सर। डिफ्लेक्शन भी कम, बीम का हमको साइज भी ज्यादा सर। कॉस्ट भी नहीं पड़ने वाला। फिर प्रॉब्लम क्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर चीज अच्छा ही हो। एक प्रॉब्लम है, देखो, ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट को कोई रोकना नहीं है, ऐसा घूमते रहेगा इधर से। लेकिन जब भी तुम इंडिटरमिनेट बनाते हो तो सपोर्ट स्ट्रांग बनाना पड़ता है। स्ट्रांग सपोर्ट इज नेसेसरी फॉर इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, समझे? तो हम्म, यहाँ जो मेन तुमको पैसा का खर्चा होगा वो सपोर्ट में होगा, स्ट्रांग सपोर्ट बनाना पड़ेगा, क्या समझे?
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये तीन तुम्हारा बेसिक डिफरेंस है, इसके अलावा और भी डिफरेंस है, मैं उस पर अभी बात नहीं करूंगा, जी सर। लेकिन ये तीनों समझ में आ गया बात। जी। हालांकि मैंने ये लिख के भी यहाँ दिया है कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट में क्या फर्क है ना। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आर मोर इकोनॉमिकल, बेंडिंग मोमेंट डेवलप इज स्मॉलर, हेंस रिक्वायर्ड डेप्थ विल बी लेस एंड डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर रिड्यूसेस। यही बात मैंने हम्म, बताया अभी। जी सर। इनडिटर्मिनेट में बेंडिंग का रिक्वायरमेंट कम है तो हम्म, इकोनॉमिकल हो गया। स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर जनरली हैव हायर स्टिफनेस। ये जो स्टिफनेस का वर्ड है यही समझा ही देता हूँ, मजा तो क्या ही है, इसी में ज्यादा मजा। स्टिफनेस होता क्या है बताओ जरा। यार मैं ना बेसिक सोचता हूँ जल्दी ना बताऊं और पहले नॉर्मल पे लेके जाऊं, बट मेरा ना दिमाग बेसिक पे ही अटक जाता है। स्टिफनेस क्या होता है बताओ जरा। स्टिफनेस। हाँ स्टिफनेस चीज क्या है, चलो यही बताओ। Resistance against deformation. बहुत बढ़िया, हम्म, बहुत बढ़िया। स्टिफनेस, मैंने यहाँ मटेरियल ए रखा और यहाँ मैंने मटेरियल बी रखा। ये मटेरियल ए है, ये मटेरियल बी है, और दोनों को मैंने कहा एक काम करो, दोनों का इनिशियल लाइन सेम है, तुम दोनों में फोर्स लगाओ। यहाँ एफ ए लगेगा और यहाँ एफ बी लगेगा, और दोनों में फोर्स लगा के क्या करो, दोनों को यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करो। मान लो 1 mm का या 1 सेंटीमीटर का, कुछ भी यूनिट, यूनिट डिफ्लेक्शन। हम्म, मान लो एफ ए लगाया तुमने, एफ ए तुमको लगाना पड़ा 20 किलो न्यूटन, और एफ बी में लगाना पड़ा तुमको मान लो 30 किलो न्यूटन। स्टीफनेस किसका ज्यादा हुआ? FB। FB। यानी फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफॉर्मेशन। याद रखोगे स्टीफनेस का डेफिनेशन हमेशा के लिए, फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स। रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफॉर्मेशन। ये जो मैंने समझाया ये एक्सियल स्टिफनेस, ये जो समझाया मैंने एक्सियल। जी सर। और यहां जो वो बात कर रहा है वो रोटेशनल स्टिफनेस की बात कर रहा है। रोटेशनल का मतलब क्या है देखो, वो भी समझाता हूं। ये जो था तुम्हारा सिंपली सपोर्टेड, अगर मैं तुमसे बोलूं ये भी है और बीम सेम यहां भी है और ये फिक्स है, ठीक है, तुमने खुद देखा। अगर मैं डिफ्लेक्शन पे ही बात कर लूं फिलहाल समझने के लिए, अभी समझने पे रोटेशनल पे नहीं आता है, रोटेशनल में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छे से समझाऊंगा। अगर मैं तुमसे बोलूं सेम लोड मैं दोनों पे रखूंगा, सेम लोड, हम्म, तो यहाँ का डिफ्लेक्शन और यहाँ का डिफ्लेक्शन में अंतर होगा। हम्म, अगर मुझे दोनों जगह सेम डिफ्लेक्शन करना पड़ा तो लोड मुझे ज्यादा कहाँ लगाना पड़ेगा? फिक्स सपोर्ट। फिक्स में, यानी किसका स्टिफनेस ज्यादा हुआ? फिक्स्ड। फिक्स सपोर्ट। ज्यादा स्टिफनेस वाला ही स्ट्रक्चर हमारे लिए बेहतर है। जी सर। इसीलिए ये वर्ड लिखा है इसमें कि स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर जनरली हैव हायर स्टिफनेस। अब ये बात क्लियर हो गई, जी सर। ठीक है। और भी आगे इसमें लिखा है, जो बाकी के नीचे के 2 पॉइंट हैं वो आगे समझाऊंगा जब क्लास लूंगा तो। अब मैं फाइनली जंप करता हूँ, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हमें जो पढ़ना है, जो निकालना है, उसके 3 पार्ट हैं हमारे, बीम, फ्रेम और ट्रस। और ये खास तौर से, ये मैरियो गेम खेले हो बहुत छोटे में, बहुत पहले में, बहुत इजी गेम होता है, ये जी तीनों सर। गेम की तरह निकलेगा, और इससे सारे तरह के सवाल बनेंगे, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। बीम ओके का सर। पढ़ना है, फ्रेम का पढ़ना है और ट्रस का पढ़ना है, तीनों का मेथड बताऊंगा एकदम अलग अलग। चीजें जितनी अच्छे से सजाई जाएंगी उतने अच्छे से याद भी रहेंगी, ठीक है। पीछे जो मैंने समझाया वो सब बेसिक था, मेन क्लास यहाँ से स्टार्ट है, समझो ये मेन क्लास है जो स्टार्ट है ये। और बेसिक यकीन मानो अभी खत्म नहीं हुआ है, बेसिक मतलब मेरे पास भरा पड़ा है, बेसिक में ही सब निकालूंगा टाइम में। मेन क्लास में तो बहुत कम टाइम लगता है। एक बार बेसिक का समझ अच्छा हो गया तो मेन क्लास समझाना बहुत आसान हो जाता है। हम अब स्टार्ट करेंगे बीम से, और बीम के लिए बहुत सिंपल सा हिसाब है। बीम के लिए क्या करेंगे, मेरा दिया हुआ एक फॉर्मूला याद रखोगे। बीम का तुमको अगर स्टैटिक डिटर्मिनेसी निकालना है, ये नहीं, ये लाइन अभी इस लाइन पे ध्यान नहीं देना, ठीक है, इस लाइन को बाद में आना है, तुम्हें इस लाइन से याद करना है। अगर तुमको बीम का स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है तो क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल अननोन रिएक्शन
माइनस अवेलेबल इक्वेशन। अब ये जो अवेलेबल इक्वेशन है ना, ये अवेलेबल इक्वेशन क्यों लिखा मैंने, लोग लिखते हैं इसको इक्विलिब्रियम इक्वेशन, थोड़ा सा ठीक नहीं है वो। अवेलेबल क्यों लिखा हूं, इसके पीछे रीजन है, और यही इतने फॉर्मूले से तुम्हारा सारा बीम का स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकल जाएगा। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक लाइन, ओनली वन लाइन विल सॉल्व ऑल द पर्पस ऑफ द बीम फॉर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। याद रखना ये, ठीक है? जी सर। ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल अननोन, जैसे ये बीम है, एक्सटर्नल अननोन कहाँ है, तो अब तुमको यहां जरूरत पड़ेगी, रोलर है तो तुम बोलोगे सर एक एक्सटर्नल बनेगा यहाँ, हिंज है दो एक्सटर्नल अननोन बनेगा यहाँ, दैट्स ऑल। अब तुम बताओ अननोन कितना है? तीन अननोन है और सर। अवेलेबल इक्वेशन में इक्विलिब्रियम के तीन इक्वेशन, समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो, ये तीन लगा दोगे, ये तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ना, ये तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो अवेलेबल इक्वेशन में ये तीन अवेलेबल है मेरे पास। जी सर। अब कितना बचा? जीरो, यानी ये डिटर्मिनेट हो गया, हम्म। दैट्स ऑल। अब देखो ये मैंने कर लिया ऑलरेडी, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, डन। अननोन थ्री, अवेलेबल थ्री, और थ्री कौन कौन? समेशन ऑफ, ये मैं FX बेसिक क्लास में थोड़ा सा इक्विलिब्रियम को भी मैं समझाऊंगा और एक बार, हालांकि मैं सोच रहा था कि तुम लोग करे होगे सोम में, बट फिर भी मैं समझा दूंगा, ठीक है? जी सर। अच्छा, अब ये दो दूसरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कहलाता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर। इसमें अननोन बताओ क्या होगा, तो तुमको अब जानना क्या होगा, सर रोलर में एक ही मिलेगा रिएक्शन, और फिक्स में कितना मिलेगा? तीन। तीन। ये सब ये बताओ, बेसिक ही तो चल रहा है ना ये, जी सर। कोई मैं खतरनाक चीज पढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं सर, अननोन कितना हो गया? 4 हो गया सर। चार हो गया। अवेलेबल इक्वेशन कितना है? 3। वही तीन है, वही तीन है ना। जी सर। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ, Indeterminate. FY। हाँ मैं इसको लिख भी देता हूँ क्योंकि जरूरी है, आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, क्यों है ये तीन यूज करोगे, समेशन ऑफ जी मोमेंट सर। एट एनी पॉइंट इक्वल टू जीरो, ये दोनों माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? जीरो। तो ये क्या, सॉरी जो माइनस करोगे 1। दोनों आ जाएगा, 1। इंडिटरमिनेट हो गया ये, जी सर। एक से फोर माइनस थ्री, एक से जी इंडिटरमिनेट सर। हो गया ना, जी सर। ठीक है। नेक्स्ट नीचे आओ, यहाँ कितना एक्सटर्नल नोन है? सर 6। ठीक है। और कितना अवेलेबल इक्वेशन होगा? वही तीन, 3। वही तीन होगा। हम्म। अब इसका कितना हो जाएगा इंडिटरमिनेसी? 3। हो गया, तीन से इंडिटरमिनेट हो गया। जी सर। और आगे बढ़ो, मजे लेते रहो। ये देखो अब यहाँ पे ये नया काम हुआ है, क्या हुआ है, बीच में किसी ने हिंज लगा दिया है। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अच्छी बात है, इससे जो होगा उसको पहले बता देता हूँ। एक मिनट, हाँ तो स्लाइड दिखाओ, उसको जाकर कॉपी कर लेंगे। कहाँ थे हम लोग? देखो इतना सारा स्लाइड लाया था, लेकिन क्या करें, जल्दी इतना टाइम नहीं हो पाता, बेसिक ही बताते बताते टाइम निकल जाता है। एक बात बताओ मुझे, अगर एक बीम है यहाँ, ठीक है, बीम है, मैंने इसको एक कुछ फोर्स लगाया या कोई मोमेंट लगाया, ये क्या होगा? बेंड हो जाएगा, यही बोलोगे ना? ऐसे जी बेंड हो सर। जाएगा सर, होगा ना? जी। अच्छा, बेंड हुआ है, तो मान लेते हैं कोई एक सेक्शन मैं कंसीडर करूं यहाँ पे, तो बेंडिंग मोमेंट निकलेगा। कैसे निकलेगा बेंडिंग मोमेंट? समेशन ऑफ ऑल मोमेंट एट एनी वन साइड, यही पढ़ते हैं ना। जी इधर सर। मान लो कुछ मोमेंट था, जो भी उसका मोमेंट नहीं भी होगा, मान लो तुम नॉर्मल फोर्स भी दिए हो, तो क्या करोगे? फोर्स इनटू ये डिस्टेंस, डिस्टेंस। जी तो सर। तुम बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स क्या लिखोगे? सर एफ एक्स हो गया ये, है ना, ये जी। लिखोगे। जी सर। प्लस माइनस में अभी मत पड़ो टेंशन। लेकिन सोचो, अगर मैं ऐसे कर देता और बेंड करने से पहले यहाँ लोड लगाते और मैं यहाँ पे बना देता एक हिंज, हिंज समझ रहे हो, बीच में एक कनेक्शन, पिन कनेक्शन, जहां ऐसे ऐसे घूम सकता हो। अब अगर मैं तुमसे कहता इसको आप करोगे तो क्या होगा? क्या यहाँ बेंड होगा?
नहीं। बताओ यहाँ बेंडिंग मोमेंट कितना हो, बोले सर कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा। क्यों भाई, क्या 0। हो गया, ये तो घूम जाएगा तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ से आएगा, बेंड होगा तभी तो बेंडिंग मोमेंट होगा, जी सर। वो तो रोटेट हो गया। तो जी। तुम बोले सर एक्स एक्स पे अब क्या होगा, तो बोले सर बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्स पे तो 0 होगा। 0। अरे यार तो बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्स पे 0 होगा तो एफ एक्स बराबर 0 हो गया। एफ एक्स बराबर 0 तो भाई एक्स अगर है तो पक्का पक्की तो श्योर हो गया F0 होना ही होगा। हम्म। अरे तुम तो इक्वेशन से एफ का वैल्यू निकाल दिए, यानी ये एक इक्वेशन भी तो हेल्प करेगा ना। अगर हम्म। मान लो एक फोर्स नहीं रहा, दो तीन फोर्स रहा तो हेल्प नहीं करेगा। हम्म। हाँ तो इसीलिए हमने क्या किया, ये जैसा यहाँ हिंज आया ना, अब ये अवेलेबल इक्वेशन में याद रखना, अवेलेबल इक्वेशन में दो बातें आती है। क्या आती है अवेलेबल इक्वेशन में, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे पूरे क्लास का है। अवेलेबल इक्वेशन जो मैंने लिखा है, अवेलेबल इक्वेशन इज समेशन ऑफ टू थिंग्स, व्हाट, इक्विलिब्रियम इक्वेशन और इक्वेशन ड्यू टू इंटरनल अरेंजमेंट, इक्वेशन ड्यू टू इंटरनल इंटरनल। अरेंजमेंट। जी सर। ये इंटरनल अरेंजमेंट क्या था यहाँ के लिए, अभी जो एग्जांपल लिए, एक छोटा सा पिन लगा दिया, जी सर। पिन कनेक्शन है ना, वो जी। जो अंदर में अरेंजमेंट करोगे, चाहे तुम कुछ भी करो कैसे भी करो, वो इंटरनल अरेंजमेंट जो है वो तुमको एक्स्ट्रा रिएक्शन देगा, सॉरी एक्स्ट्रा इक्वेशन देगा। अभी दिखाया ना मैंने, ये वाला इक्वेशन एक्स्ट्रा मिला, जी सर। इंटरनल अरेंजमेंट एक्स्ट्रा इक्वेशन देगा, इसीलिए मैंने अवेलेबल इक्वेशन लिखा है। जब जब इंटरनल कुछ अरेंजमेंट होगा कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलेगा, और वो मैं सिखाऊंगा कि कैसे कैसे इंटरनल अरेंजमेंट में कितना कितना एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ एक्सटर्नल अननोन रिएक्शन कितना है, एक यहाँ, एक यहाँ, दो, और यहाँ एक, तीन। ये इंटरनल है, कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ भी कुछ कुछ, अरे इंटरनल में हमने बात ही नहीं की, एक्सटर्नल माने एक्सटर्नल, समझे, जी सर। और इंटरनल माने इंटरनल, इसमें जबरदस्ती नहीं करना। एक्सटर्नल एक्सटर्नल होता है, इंटरनल इंटरनल होता है। ये मेरे नी का जो जॉइंट या ये जो एल्बो का जो जॉइंट है ये इंटरनल है, ये पूरा जॉइंट ही मूव कर सकता है। ये कैसा सपोर्ट हुआ, ऐसा सपोर्ट होता है क्या, नहीं। सपोर्ट नहीं है, ये इंटरनल अरेंजमेंट है, समझे। जी सर। अब देखो यहाँ एक्सटर्नल अननोन रिएक्शन आज भी वही है, 3 और 1 4। हम्म। अवेलेबल इक्वेशन कितना है देखो, अवेलेबल इक्वेशन होगा मेरा 3 इक्विलिब्रियम का, 3 होगा कौन सा, समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0, समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0 और समेशन ऑफ मोमेंट बराबर 0, और एक होगा क्या बोलो, बेंडिंग बेंडिंग। मोमेंट एट, मान लो सी पॉइंट है ये, एट सी बराबर। जी। तो टोटल अब इक्वेशन कितना है तुम्हारे पास, 4 4 माइनस 4 0। अब क्या हो गया, ये डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट, डिटरमिनेट। हो गया डिटर्मिनेट, ठीक है। जी सर। अब देखो इसके नीचे देख लो, ये है अरेंजमेंट, ये कितना होगा एक्सटर्नल, 6। हो गया, और ये इंटरनल हिंज है, इससे क्या होगा, सब कुछ जान रहा है, एक बेंडिंग मोमेंट 0 मिल जाएगा इससे। जी सर। मान लो ये सी पॉइंट है तो फिर इसका क्या लिखेंगे, टोटल अननोन 6 हो गया, और एक्सटर्नल कितना हो गया, मैं डायरेक्ट लिख दूं, सॉरी 4। अवेलेबल इक्वेशन कितना हो गया, तो 3 इक्विलिब्रियम वाला प्लस एक वो 4, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0। जी सर। है ना। तो अभी टोटल जी। यहाँ बचेगा कितना, 2, यानी ये अभी भी इनडिटर्मिनेट है 2 से, हम्म। हो गया। हाँ तुम क्लास ज्वाइन करो, मेरे पास मॉडल है, तुम क्लास ज्वाइन करो। मुझे नहीं पता तुमने ये सवाल क्यों पूछा है, बट इस सवाल से मुझे उतना अच्छा तो नहीं लगा। डार्लिंग, ये तुम क्लास ज्वाइन करो, मुझे सवाल जो तुमने पूछा है, तुमको कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, तुम टेंशन मत लो, लेकिन तुमको मैं फिर भी जवाब तो दूंगा। मॉडल तो मैंने निकाला नहीं है, फिर भी जवाब दूंगा। लकड़ी देखे हो, कुछ तो खेल कूद किए होगे, कैसे तुम पूछ रहे हो ना कैसे होगा, मान लो ये मैंने यहाँ फिक्स लगाया, और ये एक दूसरी लकड़ी मैंने लगाई। क्या तुमने कभी 2 आइसक्रीम स्टिक को नहीं देखा, क्या तुमने कभी 2 आइसक्रीम स्टिक को नहीं देखा, सवाल कैसा कैसा करते हो दोस्त। यहाँ भी हिंज है मान लो,
अब यहाँ क्या तुम पिन नहीं लगा सकते? दो आइसक्रीम स्टिक के बीच में क्या ये इंटरनल हिंज नहीं है? नॉर्मली दो ठोलो और पिन ठूस दो, हो गया। रुको, इधर ही रुको, मैं आ रहा हूँ, रुको मैं लेके आ रहा हूँ। हेलो, देखो, ये मैंने तुमको शुरुआत के क्लास में दिखाया था, ये अरेंजमेंट मैंने बनाया था, ये ट्रस का अरेंजमेंट है। लेकिन यहां से तुम पिन कनेक्शन समझ सकते हो। पिन कनेक्शन ये दिख रहा है पिन, मैं जरा खोल के दिखाता हूँ। ये मैंने बेटे के लिए बनाया था, पूरा ट्रस पिन कनेक्टेड, ठीक है। ये दिख रहा है, ये देखो, तुम एक की बात करते हो, यहाँ देखो क्या है ये, क्या है बोलो? क्या ये इंटरनल हिंज नहीं है? क्या ये पिन कनेक्शन नहीं है? बोलो, है कि नहीं? और यहां से भी खोल देता हूँ, दूसरा भी घूम जाएगा, क्या दिक्कत हो गई? इसलिए मैंने बोला कैसे सवाल करते हो। देखो, ये लो, तुम एक की बात करते हो, मैंने एक जगह यहाँ तीन को जोड़ रखा है, ये लो, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, दिख रहा है? जी सर। फिर कैसे होगा फिजिकली? लो, ऐसे होगा। ये क्लास 2 का बच्चा करके आया है, ये क्लास 2 का बच्चा करके आया है, ठीक है, मेरा बेटा क्लास 2 में है। ये इंटरनल अरेंजमेंट, वो इंटरनल पिन कनेक्शन, हाँ, लेकिन उसको अरेंजमेंट करके मैंने दिया बनाने के लिए, क्योंकि आइसक्रीम स्टिक में जब कोई होल करोगे ना, डायरेक्ट पिन से, ऐसे पिन से डायरेक्ट होल करोगे तो ये फट जाता है। इसको मैंने जुगाड़ करके होल किया, उतना तुम मत टेंशन लो। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? पेन कहाँ गया मेरा? देखो, उसको बताने के चक्कर में मैं पेन ही कहीं रख दिया। अभी तो, अभी तो मजा आ ही रहा था। हाँ, ये, हाँ, ठीक है। तो समझ में आया तुम्हें ये बात? जी सर। अब देखो, कहाँ थे हम लोग? ये तो किसी और का सवाल पे चलेगा। हाँ, नीचे एक सवाल बच गया था, उसको भी तो कर ले जरा फटाफट, क्या बोलते हो? हाँ भाई, एक्सटर्नल अननोन, देखो यहाँ तो एक्सटर्नल तो सपोर्ट यही है बस। ये यहाँ सपोर्ट है या इंटरनल अरेंजमेंट है, बताओ मुझे। ये जो मैंने गोल किया, ये क्या सपोर्ट है या इंटरनल अरेंजमेंट है? इंटरनल अरेंजमेंट है सर। बिल्कुल इंटरनल अरेंजमेंट है। ये लोग नहीं रहेगा तो नहीं लोड ले पाएगा कुछ भी वो, ठीक है, इंटरनल जी। अरेंजमेंट। मैं धागे से बांध दूं उसको, वेल्डिंग कर दूं उसको, होल करके उसमें पिन लगा दूं उसको, समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, तो जब ये इंटरनल अरेंजमेंट, तो हम क्यों डरेंगे? हम, हमें क्या सिखाया है मास्टर ने? जो सिखाया है आंख बंद करके यूज करेंगे हम। क्या करेंगे? एक्सटर्नल अननोन का हमने किया यहाँ पे, 3 3 6। अब हमारे पास अवेलेबल इक्वेशन कितना है, क्या है बोलो? 3 इक्विलिब्रियम वाला, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, और समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, है ना? और दो जगह हमें बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0 मिलेगा, एक इस हिंज पे, एक इस हिंज पे, हो गया। ओ। समझ में आया? एट, ये मान जी लो सर। सी है, ये सी है, तो कैसे? ये दो मिलेगा बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल टू 0, और एक मिलेगा बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल टू 0। ओके सर, टोटल कितना जितना भी होगा? इंटरनल हिंज होता है उतना बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0 हम लोग बिल्कुल, इक्वेशन। ओके। 100%, 100%। जी सर। अब कितना हुआ इसका इंडिटरमिनेसी? एक हो गया, 1। जी हो सर। गया। ऐसे तो निकल रहा है क्या? बहुत, मतलब बहुत टफ नहीं लग रही है? मुझे तो लगता है बहुत टफ है, सबसे टफ यही है। सर आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो ना सर, तो आसान ही लग रहा है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत नहीं, स्ट्रक्चर
सॉइल से भी आसान है, स्ट्रक्चर सोम से भी आसान है, स्ट्रक्चर ये तुम्हारा फ्लूइड से भी आसान है। वो जिसको पता नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, तुम घबराओ मत, मैं हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो, जी सर। बिल्कुल टेंशन मत लो। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो तुम देखो मैं बेसिक कहाँ कहाँ लेके जाऊंगा। और मेरा मेजर जो, तुम यकीन करो जिस बच्चे से भी पूछोगे उसका कहना यही होगा, मेजर जो फैन होता है, फैन बेस, उनका कहना यही है, बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर होगा तो चीजें क्लियर होंगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो कैसे क्लियर होंगी। जी सर। हाँ, हम ज्यादा फोकस उसी पर करते हैं, ठीक है, तुम लोग अभी जी। घबराना नहीं इससे। जी सर। अब मान लो ये क्वेश्चन है, पूछा है व्हाट इज द स्टैटिक इंटेंसिटी ऑफ बीम इन फिगर, क्या करेंगे। हम्म। ये ले भाई, एक्सटर्नल अननोन, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक हो तीन। गया, यहाँ रोलर जी। का एक हो गया, यहाँ रोलर एक। का एक हो गया, कितना हो गया 5। अननोन, 5। 3 2 5। और अवेलेबल इक्वेशन बताओ। 3 + 1 3 + 1 4 हो गया, इंडिटरमिनेट कितना से हो गया, 1 कितना सेकंड लगा बनाने में, सर 4-5 सेकंड लगा सर मैंने सिर्फ। तो 20 सेकंड दिया था, ओरिएंटेशन में कहा था ना मैंने। जी सर। अब बताओ तुमको ये क्वेश्चन, क्या तुम बोलोगे नहीं भगवान ऐसा ही सवाल सब भेजो, स्ट्रक्चर के हाँ Yes. सवाल सर। भेजो, नहीं जी बोलोगे। सर। जी सर। इसीलिए मैंने कहा था स्ट्रक्चर पढ़ो, आसानी देगा। जी सर। ये बनाना है, ये थोड़ा सा इसमें और बेसिक समझाना पड़ेगा मुझे, तभी इसको आगे लेके जा सकता हूँ। जी। आज तुम रहने दो, ये मैं क्लास में समझाऊंगा क्योंकि इसके पीछे बहुत मजेदार से समझाऊंगा और इसमें टाइम लगाऊंगा। जी सर। ठीक है, ये जो है ये भी अच्छा, ये याद रखना, पहले समझाता हूँ इतना, ये इंटरनल अरेंजमेंट, ये कोई सपोर्ट ना सोचे इसको, हम्म। क्योंकि ये इसके ऊपर रखा है। तुम बताओ ना, किसी ने डायरेक्ट ये एक लकड़ी का पटरा है, इस लकड़ी के पटरे पे रख दिया, इंटरनल अरेंजमेंट है। हम्म। किसी ने ये पटरा इस पटरे के साथ में, लकड़ी के साथ में पिन कर दिया, इंटरनल अरेंजमेंट है। किसी ने हम्म। ये लकड़ी का हिस्सा धागे से इसके साथ जोड़ दिया, इंटरनल अरेंजमेंट है। किसी ने ये हम्म। लकड़ी का हिस्सा स्प्रिंग के साथ जोड़ दिया, स्प्रिंग से, इंटरनल हम्म। अरेंजमेंट है। ये भी वैसे ही है, ये लकड़ी का हिस्सा था, ऐसा ऐसा करके यहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट कर दिया, लेकिन है तो हम्म। इंटरनल अरेंजमेंट, ये एक्सटर्नल हम्म। सपोर्ट नहीं है ये। जी सर। एक बार ये क्लियर हो गया, मैं बता ही देता हूँ, मेरे से रहा नहीं जाएगा, ठीक है। जी मुझे सर भी बता समझ दीजिए में सर। नहीं आएगा कि मतलब बच्चे कहीं ऐसा नहीं परेशान हो रहे हो, बता देता हूँ फटाफट में, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, इस वाले हिस्से को पहले समझो। इस हिस्से में अगर मान लो, ये मैं काटता हूँ यहाँ से, अब सोचो ये इधर फिक्स है फिलहाल, ये ऐसे है ना हम्म। रोलर। अब रोलर में हमने क्या सीखा है, रोलर में हमने ये सीखा है, रोलर जो होता है, रोलर का जो हिसाब होता है वो कैसा होता है कि यहाँ वाला लकड़ी तो ठीक है, हिंज लगा हुआ है, तो हिंज के वजह से बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, हम्म। तो कंफर्म है क्योंकि वहां हिंज है, हमको मालूम है। जी। दूसरी बात, रोलर में ये 2 प्लेटें होती है जो दिखाई नहीं देती, यानी हम्म। ये दोनों इसके साथ ऐसा लगा होगा कि अगर मैं इसको उठाऊं, अगर मैं इसको उठाऊं तो दोनों साथ में आएगा और जाएगा ऊपर और नीचे। लेकिन अगर सोच लो कि मैं इसको पकड़ लूं और इसको बोलूं खींचो, तो क्या होगा, चला जाएगा, हाँ चला जाएगा सर। राइट होगा ना। हम्म। अब सोचो, ये अगर तुम ये समझ गए ना तो तुम्हारा काम ही हो गया है, बस इतना ही समझना था। अब देखो, सोचो, यहाँ पे एक ने फोर्स लगाया ऐसे, यहाँ पे एक ने फोर्स लगाया ऐसे, एक का फोर्स है कुछ F1, एक का 10, एक का इधर, और यहाँ लगा रहा है कोई 20, और मैंने कहा ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, माने रुका हुआ है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये रुका हुआ है, इधर इधर नहीं जा रहा है। अब नीचे वाला ये जो है, अगर नीचे वाला जो तुम्हारा बीम है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तुम बोलोगे सर एक बात बताइए, अगर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो इस जगह पे, कहाँ, इस जगह पे, ये जो जगह है ना, ये हिस्सा, हम्म। ये तो रिएक्शन दे ही नहीं सकता। अगर मान लो अकेला कोई फोर्स लगाता तो खींच के ले जाता, और हम्म। मैंने कहा ये रुका हुआ है, तो बोलोगे सर इसका मतलब ये है ये तो कुछ दे ही नहीं सकता, रोक ही नहीं सकता, इस डायरेक्शन में रोक सकता है क्या ये, नहीं सर, नहीं रोक सकता। तो रिएक्शन बोलोगे नहीं ना, आता है सर जी। इसका मतलब लग रहा है F1 का भाई है 20, हम्म। F1 + 20 और इधर वाला 10 बराबर होना ही होगा, 100% जी सर, समेशन ऑफ ऑल होना ही फोर्सेस। होगा। जी सर। ये जो होना होगा तुमने बोला ना, बस यही तुम जीत गए। इसी को मैं थोड़ा ऐसे लिख दूं, अगर
क्लियर जी ना? कोई दिक्कत जी इसमें? सर, जी सर, अब इसी को थोड़ा मैथमेटिकल वे में और लिख दूं, बोलूं मैं समेशन ऑफ एक्सियल फोर्स इस जगह पे 0, 0 जी के लिए सर, भी एक इक्वेशन दे रहा है ना एफ जी निकालने के लिए। जी हाँ, तो यहाँ पे ये भी पता चला समेशन ऑफ एक्सियल फोर्स बराबर 0, यानी हम्म, अगर ऐसा इंटरनल अरेंजमेंट हुआ तो ये दो इक्वेशन एक्स्ट्रा दे देगा। एक ही इंटरनल अरेंजमेंट में ना सर। हाँ, क्योंकि इसका जुगाड़ ऐसा है, जो जुगाड़ है ना सब। जी सर, हाँ, तो अब क्या हो गया, अननोन बताओ कितना हो गया। 6 सर। अननोन 6 है, यहाँ पे 1 2 और यहाँ 3, यहाँ हम्म, 1 2 और यहाँ 3, और अवेलेबल इक्वेशन कितना हो गया। 3 + 1 + 2 और यहाँ भी है, ये बी एम बेंडिंग मोमेंट है, डी भी, ये भूल गए हम जी लोग। जी सर, 3 + 2 नहीं, कितना होगा बताओ। 3 यहाँ + एक, यहाँ 1 एक और जी यहाँ सर, एक, जी नहीं, सर, कितना हो गया, 6 हो गया, तो ये जी डिटरमिनेंट हो गया ये तो। जी सर। मजा आया। हाँ सर, मजा आया सर। बस यही एक्सट्रीम लेवल का समझो सवाल सब होता है, बीम का खेल खत्म। जी सर, बीम में अब तुमको कोई हराने नहीं आएगा, ठीक है सर। समझे। हम्म, सर ये वाला को एक बार और बता दीजिए ना सर, ये नीचे वाला जो एक्सियल फोर्स वाला। ये एक्सियल फोर्स को उसी डायरेक्शन से समझना होगा तुमको, ये पहले भूल जाओ इसको। पहले ये समझो कि ये इंटरनल अरेंजमेंट है, ठीक है। हम्म और इंटरनल अरेंजमेंट से ये क्वेश्चन को भूल जाओ और मेरी बातों पे ध्यान दो। मैंने कहा कि मान लो यहाँ एक ऐसा अरेंजमेंट करके दिया है किसी ने, तो इससे हम पहले सोचेंगे कि हम समझते क्या है इस बात को। यहाँ अगर कोई ऐसा बीम था, यहाँ का हिस्सा मैंने निकाला, और यहाँ भी एक बीम था, इस बीम को मैंने क्या किया, फिलहाल यहाँ पे लगा के पकड़ दिया, फिक्स कर दिया। अब तुमसे मैंने ये पूछा, अगर इस बीम को, नीचे वाला बीम को, ये नीचे वाला बीम को अगर मैं इधर खींचूंगा कुछ फोर्स लगा के, क्या होगा। तो तुमने बोला सर ये खिसक के चला जाएगा उधर। ये बीच में प्लेट का अरेंजमेंट होता है, ये पहले ही बता चुका हूं, यहाँ प्लेट का अरेंजमेंट होता है, ये ऊपर नीचे नहीं मूव कर सकता, वहां लटका रहेगा, लेकिन स्लाइड करेगा। ये स्लाइड समझते हो। यस सर। हाँ, तो अगर ये स्लाइड करेगा तो हमने बोला अच्छा एफ लगाने से स्लाइड करेगा। अब मैं सिर्फ इतना पूछता हूं, अब मैंने कहा इफ स्ट्रक्चर इज अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इससे क्या समझते हो, ये वर्ड से क्या समझते हो। माने स्ट्रक्चर में मैं इधर से फोर्स लगाऊं, उधर से कैसे भी लगाऊं, मैं सब लोग मिल के भी फोर्स लगाऊं, स्ट्रक्चर वहीं रुका है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है और ना ही, यही मतलब होता है ना। अब देखो, अगर ये स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में है तो एफ को 0 होना होगा ना। यस सर। तुमने खुद लिखा, अगर ये स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में है तो तुमने क्या कहा, सर देन एफ विल बी इक्वल टू 0। कैसे किया तुमने, यही तो कहा तुमने, इस डायरेक्शन में ये सपोर्ट कुछ नहीं रिएक्शन दे रहा है, इसी के भरोसे तुमने कहा कि अगर ये रिएक्शन दे ही नहीं सकता तो एफ तो होना ही नहीं चाहिए, वरना तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ये एफ वाला अगर कुछ भी फोर्स होगा तो खींच के अपने घर ले जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए एफ मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी इससे क्या पता चला, समेशन ऑफ एक्सियल फोर्स, यहाँ पे अगर 2-3 और फोर्स लगा दे कोई, भाई कुछ भी लगाओ, 20 लगाओ, 10 लगाओ, 30 लगाओ, सब मिला के 0 होना ही होगा, क्योंकि ये रिएक्शन दे नहीं सकता, आपस में ही सबको मिलके 0 होना होगा। ओके। तो इससे पता चला कि ऐसा अरेंजमेंट जब होगा, ये बेंडिंग मोमेंट 0 देगा हिंज की वजह से, और ये समेशन ऑफ एक्सियल फोर्स 0 देगा। ये दो इक्वेशन तुमको यहाँ मिलेगा। क्लियर है। यस सर। बाकी फिर घर में सोचना, फिर क्लास में मिलते हैं, फिर बेसिक से फिर स्टार्ट करेंगे, ये सब पार्ट फिर से हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यस सर समझ। स्ट्रक्चर इजी करना मेरा काम है, यू डोंट हैव टू वरी, ये क्या ध्यान रखना। जी सर। टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, आज का क्लास बहुत अच्छा था सर। स्ट्रक्चर तो बहुत मजेदार है, अभी तो कुछ नहीं है, आगे बहुत मजा है इसमें, मजा ही मजा है। सर सर हाँ बताओ। सर ये सर नोट्स कैसे बनाएगा सर। नोट्स जब मैं क्लास लूंगा तो नोट्स मैं खुद बनाऊंगा, तुम्हें नहीं बनाना पड़ेगा।
जब मैं क्लास लूंगा तो नोट्स मैं खुद बना दूंगा, अच्छे से लिखूंगा, इतना तो जल्दी जल्दी नहीं लिखूंगा, क्योंकि कम समय में मुझे थोड़ा तुम्हें स्ट्रक्चर आसान कैसे होता है वो दिखाना जरूरी था। हम्म ठीक है, ये डेमो क्लास था, तो जी तुम्हारे सर। लिए हो सकता है फास्ट हो। तो नोट्स मैं खुद बनाऊंगा, लिखता हूँ, तुमको यकीन ना है तो तुम शायद क्लास में हो नहीं, मैं रुको रुको थोड़ा थांबा, मैं दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, ये तुम्हारे सॉइल के क्लास का है। इसमें जहां भी जरूरत पड़ता है, तो मुझे याद भी नहीं कहाँ पे हमने लिखा है, कहीं पे तो लिखा ही होगा कुछ ना कुछ। जैसे ये देखो, ये सब नोट्स है, क्या ये क्लियर है नोट्स के लिए? हम्म ये नोट्स है सब, दिख रहा है। तो जहां जरूरत पड़ती है वहां मैं ही प्यार से बढ़िया से लिख के बना के देता हूँ, या कुछ स्लाइड में रहता है, जहां जैसा जरूरत पड़ेगा। ये सॉइल का नोट्स है जो मैं बनाता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ। तो क्लासेस चलेगी तो पूरा एक फ्लो में चलेगा, नोट्स बनता चला जाएगा, तुम्हें परेशान नहीं होना होगा। खुद भी सर थोड़ा थोड़ा लिख ही सकते हैं सर अपना एक हाँ, नोट में वो सर। मन है तुम्हारा, बिल्कुल लिखो। हाँ सर, मुझे तो ऐसे समझ में आता नहीं तो वो तकलीफ होता है सर। नहीं नहीं, जो जैसे जिसको हाँ कंफर्टेबल हो उसको वैसा करना चाहिए, है ना। नोट्स तुम्हारे कुछ कुछ लिखने का मन करे, बिल्कुल लिखो। जी सर। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। गुड। गुड नाइट सर। हाँ बिल्कुल पढ़ाऊंगा, कैसी बात करते हो। सर अप्रोक्सीमेटली कितना कितना समय लग जाएगा होगा ना? देखो ये डिपेंड करता है, मैं ना अभी इसमें तुम लोगों के साथ में वो टाइमलाइन जो मैं पहले यहाँ पढ़ाता था दिल्ली वगैरह में, वो टाइमलाइन डिसाइड नहीं करके बता सकता हूँ, हम्म, क्योंकि छोड़ के नहीं जा सकता तुम लोगों को मैं। तो थोड़ा समझा के पढ़ाऊंगा। हाँ लेकिन ये है कि कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके, हम्म। बट सर बिना टोटल शिकायत तो कितना आगे आवर का बढ़ेंगे। क्लास होगा सर? क्या हुआ? सर टोटल कितना आवर का क्लास होगा ये जो? स्ट्रक्चर तुम ये मान के चलो कि ये इतने सारे चैप्टर पढ़ाने में बहुत ज्यादा समय नहीं भी लगेगा, तो एटलीस्ट 30 आवर्स तक तो लग जाएगा। हम्म, क्लास ठीक है टाइमिंग तुमको अक्षत सर शेयर कर देंगे जब स्टार्ट होगा, शायद मंडे से शायद स्टार्ट होगा ये। तो तुम्हारा क्लास टाइमिंग सर शेयर कर देंगे अक्षत सर, वहां से देख लेना। ठीक है, ओके सर। ओके, गुड नाइट। और कुछ? नहीं सर।